बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश अबीद, सिटी एट 10 में खुशामदीद आपको इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी में कभी आपने सोचा है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो है वो इंसान को बना भी सकती है और इंसान को बिगाड़ भी सकती है, वो है हमारी सोच। हम अपनी सोच को जितना ज़्यादा मुस्बत रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून भी रहेंगे और हम अपनी स्ट्रगल को भी कंटिन्यू रख सकेंगे। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं और हमारे ज़हन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये इंसान को काफ़ी मुतासिर करते हैं, इवन कि इंसान की जीत की सलाहियत को भी मुतासिर करते हैं, इंसान की ज़िंदगी के मामलात को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो हौसले के साथ काम करें और बग़ैर किसी बेयकीनी के अपनी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ करें। देखिएगा कि आपकी जीत, आपका जो पुरसुकून होना, ये इस ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है आजकल, और टेम्परेचर के हवाले से देखें तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 43 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 31 रहने का इम्कान है। और ताहम आइंदा 24 घंटों में कहीं पर भी बारिश की पेशगोई नहीं की गई और इससे ये बात ज़ाहिर हो रही है कि फैसलाबाद का जो मौसम है आने वाले 2-3 दिन में भी इसी तरह से शदीद गर्म दिखाई देगा। और महकमा मौसमियात और माहिरीन का ये कहना है कि गर्मी की शिद्दत से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको एहतियाती तदाबीरों को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी सी SOPs होती हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी आसान गुजरती है और हम किसी भी चैलेंज से, खा वो मौसम का हो, खा वो हमारी ज़िंदगियों का हो, उससे निपट सकते हैं। तो मौसम से की जो है SOPs हैं या गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए जो SOPs हैं वो बहुत ही छोटी छोटी सी हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में अगर इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीनन हमारी ज़िंदगी आसान होती है। सबसे पहले कि अपने जितने भी ज़रूरी औकात हैं वो सुबह के औकात में निपटा लिए जाए, घर से बगैर ज़रूरी ना निकला जाए और जब भी आप घर से निकलें तो अपने साथ वाटर बोतल लाजमी रखें। इससे आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत पे अच्छे असरात पड़ेंगे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद के बजट के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट अनाउंस कर दिया गया है। खासा अच्छा बजट कहा जा रहा है कि पंजाब को मिला है, लेकिन ये देखना है कि पंजाब को तो बजट अच्छा मिल गया है, क्या फैसलाबाद के हिस्से में बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, क्या फैसलाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्टेशन आएगी, क्या फैसलाबाद के जो लोग हैं या शहरी हैं जो चाहते हैं यहाँ पर बुनियादी हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतरीन हो, क्या ये सब इन्हें इस बजट में मिली है या नहीं। बजट का हम गैर जानिबदाराना जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि फैसलाबाद को क्या मिला है इस बजट में। लेकिन इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अज़ादार आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अज़ादार हुसैन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल डोगर ने, सिटी 41 के एंकर पर्सन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अज़ादार हुसैन, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ एक ऐसी फील्ड है, अगर इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन ये इन्वेस्टमेंट जो है वो घाटे का सौदा नहीं होती। फैसलाबाद को हेल्थ के बजट में क्या मिला है, क्या यहाँ की ज़रूरियात पूरी हो रही है इस बजट में? देखें, मैं भी साल 2024 और 25 के बजट का मुआवजा किया जाए और साल 2025 और 26 के बजट का मुआवजा किया जाए तो मैंने ये जो रिपोर्ट जारी की गई है माली बजट के हवाले से, तो साल 2024 की निस्बत साल 2025-26 की रिपोर्ट जो है वो बजट जो है वो सेहत के हवाले से फैसलाबाद में कुछ बेहतर है। अगर ये कहा जाए कि ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है तो ये गलत नहीं होगा, मगर साल 2024-25 की निस्बत फिर भी बेहतर है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। देखें, साल 2024-25 में क्योंकि महकमा सेहत के 6 बड़े मनसूबे थे, जिसमें डिचकोट रूरल सेंटर को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिलाने के हवाले से बात की गई थी और वहाँ पे डिचकोट में ट्रामा सेंटर बनाने के हवाले से बात की गई थी। इसी तरह समुद्री में ट्रामा सेंटर बनाने का मनसूबा शामिल था। इसी तरह जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा है, खुड़ियावाला हॉस्पिटल है, हमारा नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल है, ये फैसलाबाद के टोटल 6 मनसूबे थे जिन्हें साल 2024-25 में हुकूमत की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया था, मनसूबे ही निकाल दिए गए थे। इसमें मदर एंड चाइल्ड ककुआना रोड पे बन रहा है, वो भी इसमें शामिल है 6 मनसूबों में। अच्छा, इन्हें जो था वो निकाल दिया गया था। फिर महकमा सेहत ने मुतअद्दिद बार मरासले भेजे, हुकूमत से रब्ता किया,
MPA के साथ रब्ता किया, जो MNA के साथ रहा था उनके साथ रब्ता किया, डिप्टी कमिश्नर से रब्ता किया, हत्तल इम्कान कोशिश की कि फैसलाबाद में मनसूबों को जो है दोबारा से फाल बनाया जा सके। 2-3 मनसूबे तो जो थे वो हुकूमत की जानिब से जाते जाते साल के एंड में माली बजट के उन्हें शामिल तो किया गया, मगर उनके फंड सही तरीके से जारी ना हो सके, जिसके सबब कहा जा सकता है कि साल 2024-25 के जो मनसूबे थे एक तो शामिल ही नहीं किए गए, जब वो शामिल किए गए तो उनके फंड जारी नहीं हो सके, जिसके सबब रत्ती बराबर भी जो है वो माली जो मनसूबे थे इनके ऊपर काम नहीं हो सका। अब साल 2025-26 में उन्हीं 6 मनसूबों के वाले से बात की जाए तो उन्हें जो है वो इसमें शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन सा मनसूबा शामिल किया गया है? इसमें ट्रामा सेंटर जो समुद्री है उसके लिए 100 मिलियन के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह हमारा जो डिचकोट है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का जिसे दर्जा मिला और वहाँ पे ट्रामा सेंटर बन रहा है, इसके लिए गालबन अदाद-ओ-शुमार को फिक्र गलत हो सकती है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है तो 2421 मिलियन मेरे ख्याल में उसके लिए जारी किए गया है। इसी तरह नुसरत फ़तेह अली खान जो हस्पताल है इसे शामिल किया गया है मनसूबे में। तो मदर एंड चाइल्ड के हवाले से जैसे मैंने पहले बताया कि मनसूबा साल 2024-25 में जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया। इस साल भी हमने देखा है कि उसके लिए फ़ंड जो है वो हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किए गए। अब 68 GMB में एक सेकेंडरी लेवल का एक अस्पताल बनाया जा रहा है। ये एक नई स्कीम है जो कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए शामिल की गई है और फैसलाबाद के शहरियों के लिए सेकेंडरी से मुराद मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं कि RAC या फिर 125 बेड का एक अस्पताल वहाँ पे जो है बनने जा रहा है। तो एक अच्छी खबर है। तकरीबन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का ये सिता का एक अस्पताल होगा जो कि 68 GMB में बनाया जा रहा है। तो ये वो मनसूबे हैं महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के जो मैंने आपसे बयान किया है। अगर आप महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की तरफ आ जाएँ तो महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर को इस साल FIC में कैथ लैब मिली है, ठीक है, अलाइड 2 में MRI मशीन मिली है तकरीबन 450 मिलियन के हवाले से, और इसी तरह 677 मिलियन लीनियर एक्सीलरेटर एक मशीन होती है कैंसर के हवाले से। सही। और जो कैंसर के माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जो हम रेडियोथेरेपी करते हैं वो पूरे जिस्म पे असरअंदाज होती है। हालांकि वो मुख्तलिफ, अगर आप कभी कैंसर का पेशेंट देखें, जिस्म के जिस हिस्से की रेडियोथेरेपी कर दी हो तो उसे मार्क किया जाता है, गोल दायरा बनाया जाता है कि हमने इस जगह जाकर फोकस करना है और यहाँ पे हमने जो है शुआएं डालनी है। उसका वो ये कहते हैं कि ये जिद्दत वाली मशीन है, जदीद मशीन है, ये मरीज के उसी मर्ज के ऊपर असरअंदाज होगी, बाकी जिस्म को टच नहीं करेगी और बाकी जिस्म जो है इंसान का डैमेज नहीं होगा। मगर डॉक्टर कहते हैं कि जो रेडियोथेरेपी है ये इंसान के बाकी जिस्म के हिस्से को भी मुतासर करती है। जो मार्क लगाया जाता है वो इसीलिए लगाया जाता है, मगर ये जो मशीन है ये उसे ही सिर्फ उसी जगह को फोकस करेगी। इसी तरह अलाइड 2 में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि MRI है और इधर अलाइड 1 में जो है। अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, फैसलाबाद यकीनन एक बड़ा शहर है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि साल 2024 और 2025 के बजट की निस्बत ये बजट थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है। अगर वो पूरी हो जाती तो फैसलाबाद के शहरियों के लिए यकीनन ज़िंदगी जो है वो और भी आसान हो जाती। तो यहाँ पर बिलाल अगर आसानी के हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये बजट फैसलाबाद के लिए कितनी आसानियाँ लेकर आ रहा है? क्या पिछले सालों की तरह इस दफ़ा भी फैसलाबाद को निगलेक्ट किया गया है? फैसलाबाद को कमोबेश 300 अरब से जायद का हुजूम रखा गया इस बजट के अंदर। 300 अरब से जायद कम नहीं है, लेकिन बहुत सारे बड़े मंसूबे रिजेक्ट कर दिए गए, निगलेक्ट कर दिए गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे वज़ीर आला के स्वाबदीदी फंड होते हैं जिसके अंदर से अभी भी मेंबरान असम्बली कोशिश कर रहे हैं कैनाल एक्सप्रेस वे के लिए कुछ आए, लेकिन बेसिकली FDA के अंदर भी इंप्रूवमेंट के लिए पड़े होते हैं। कुछ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के फंड आते हैं तो उसके अंदर से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन जाता है। जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद के अंदर जो बनने वाले छोटे रोड हैं या पैच वर्क है या दोबारा रोड की रिस्ट्रक्चरिंग है तो वो छोटे मोटे फंड उसमें से हो जाते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ा मनसूबा जो D टाइप और हमारा नोवेल्टी पुल अंडरपास है, ये कमोबेश 5.5 किलोमीटर का अंडरपास है जिसके लिए बजट मंजूर किया गया इस के अंदर, और 2 अरब 50 करोड़ पे रखे गए हैं। पहली सतह के ऊपर 9 करोड़ रुपया जारी किया गया जिससे होमवर्क होगा, मॉडलिंग होगी, फिर बाकी रकूम अगले बजट के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा जो मेन है निशाताबाद फ्लाईओवर से लेकर आपका गटवाड़ा तक 6.40 किलोमीटर का रोड है, 1 अरब 62 करोड़ रुपए रखे गए हैं इसके ADP के अंदर, जबकि पहली ADP के अंदर 5 करोड़ 80 लाख के रखे गए हैं फंड। जड़ावाला ननकाना रोड है, 25 किलोमीटर का ये रोड है और बहुत देर से टूटा हुआ है। 1 अरब 6 करोड़ 70 लाख इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद हदूद की बात करें तो कॉलेज रोड जो हमारा समनाबाद वाला है सितारा कॉलोनी तक, उसके लिए 15 करोड़ 20 लाख से मंजूरी हुई है। फिर ऐसे फैसलाबाद में वारिसपुरा रोड है, हलाल रोड शादीपुरा, 5 नंबर स्टॉप शालीमार रोड जो नासर नगर है,
6 करोड़ 70 लाख रखे गए ठीक है। हैं। इलाहाबाद रोड जो है वो केनाल उस्मानिया रोड से 6 करोड़ 90 लाख उनके उसके लिए रखे गए हैं। तो फैसलाबाद को इधर इस हद तक तो नजर काफी कुछ आ रहा है। ठीक फिर है। फैसलाबाद चिन्योट रोड के लिए 45 किलोमीटर की एक तो है लैंड एक्विजिशन, उसके लिए 7 अरब 57 करोड़ है, जिनमें से 2 अरब रह गए थे वो जारी कर दिए 2 अरब 4 करोड़, जबकि जो 45 अरब से दोबारा पत्थर डल के सड़क बननी है उसके लिए 2 अरब 6 करोड़ रुपए के फंड है और 20 करोड़ रुपया जारी कर सही दिया है। गया है। तो ये कुछ तफसीलात है। फिर समुद्री टू तांदलिया वाला रोड जल्ला चौक है, फिर फैसलाबाद सर्कुलर बाईपास के कुछ पैसे थे वो जारी कर दिए गए हैं, और जैसे हेल्थ की जीसी यूनिवर्सिटी समुद्री कैंपस है उसके लिए 41 करोड़ जो 5 लाख था उसमें से 10 लाख जारी किया गया है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन तासर जिम्बे के अंदर मंजूर किया गया 25 करोड़ से। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्पेशल एजुकेशन के लिए 24 करोड़ रखे गए हैं। क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे साथ है 14 करोड़ 20 लाख। फिर गुलाम अहमदाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए बहाली के लिए 6 करोड़ रखे गए हैं। फुटबॉल स्टेडियम 71 जिम्बे सरलियां के लिए 12 करोड़ रखे गए हैं। यूथ हॉस्टल शहबाज नगर हमारे पीछे 4 करोड़ रखे गए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 121 जिम्बे गोखोवाल के लिए 10 करोड़ रखे गए हैं। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नया बनेगा 233 रेबे में 12 करोड़ रखे गए हैं। कमर्शियल प्लाजा जहां 2 बनने हैं, एक हमारा सूसा रोड के ऊपर और एक फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर, यानी इनको सेल आउट करके जमीन से गवर्नमेंट कमाना चाहती है। 12 करोड़ एक के लिए 7-7 करोड़ रखा गया है। अलाइड हॉस्पिटल वाली जो आप बात करी 40 करोड़ 50 लाख से उस मशीन के जो आने हैं और पूरे पैसे जारी कर दिए गए एमआरआई 2 के, अलाइड 2 के जो है। जनरल अस्पताल 224 के लिए 2 अरब 42 करोड़ में से 30 करोड़ रहता था जारी किया गया। आरएससी डिचकोट के लिए 36 करोड़ 20 लाख था, 4 करोड़ 10 लाख जारी किया गया है। ट्रॉमा सेंटर समुद्री 10 करोड़ में से अब जो 1 करोड़ 70 लाख था वो जारी किया गया है। नर्सिंग स्कूल एंड मिडवाइफ के लिए 55 करोड़ 20 लाख में से 27 करोड़ 10 लाख जारी किया गया है। 68 जीबे सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए 2 करोड़ थे, सारे जारी कर दिए गए पैसे। 215 ककुआना, अब ये फर्दर ऑन चीजें हैं, सुख दा वेड़ा है, शहर खमोशा समुद्री है। मतलब मैं अगर करूं तो ये कमोबेश 6 नए थाने जो है मॉडल थाने, उनके लिए को 11-11 करोड़ रुपया एक थाने के लिए रखा गया है जो बिल्कुल न्यू बनने हैं। फैसलाबाद का जो हमारे 2 मेन मरकजी शारा है, एक सत्याना रोड खानुआना बाईपास से लेकर ये मोटरवे तक बनेगा और इसके लिए जो है पैसे इसके अंदर रखे गए हैं और बाकायदा इसकी जो 26 किलोमीटर की हद है 2 अरब रुपया रखा गया है। फिर फैसलाबाद जो मेन जड़ा वाला रोड मक्कूआना बाईपास से सैयद वाला इंटरचेंज है मोटरवे, उसके लिए 2 अरब 6 करोड़ रुपए रखे गए। बिल्कुल बिलाल, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी मैं जरूर आपसे जानूंगी कि फैसलाबाद का क्योंकि बुनियादी मसला ट्रांसपोर्टेशन है, इस पे क्या क्या इकदाम किए गए हैं इस बजट में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक है, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और यहाँ के जो मसाइल हैं वो बड़े भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है, क्या ये बजट जो है ये दादोशुमार की खेल है या वाकई जो बजट लेकर आए हैं शहर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी जल्दी होगी। अगर मसाइल के हवाले से बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से खासा बजट इस दफ़ा फैसलाबाद को मिला है, बस ज़रूरत इस अमर की है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जल्द से जल्द हो। इसके साथ साथ अगर हम फैसलाबाद का दूसरा बड़ा इशू देखें तो वो ट्रांसपोर्टेशन का है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हवाले से भी बहुत अच्छा बजट देखने को आया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन इसके साथ साथ अलाइड अस्पताल 1, 2 और कार्डियोलॉजी अस्पताल जो कि एक बड़ा अस्पताल है उसके हिस्से में कितने फंड्स आए हैं, वहाँ के इश्यूज़ क्या थे, क्या ये जो फंड्स हैं उन इश्यूज़ को पूरा कर पाएंगे या इन इश्यूज़ को जो है सोल्व कर पाएंगे कि नहीं। इस पर मैं ज़्यादा हुसैन आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद का एक बड़ा अस्पताल है जिसमें ना सिर्फ फैसलाबाद के मरीजों का इलाज होता है बल्कि आसपास के लोग भी इस अस्पताल का रुख करते हैं। इस बजट में इस अस्पताल को क्या मिला है, क्या यहाँ के इश्यूज़ जो हैं वो हल होंगे इतने फंड से? देखें, एफआईसी में कैथ लैब मिली है हुकूमत की जानिब से, और कैथ लैब से मुतल्लिक अगर कहूँ तो जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को PC1 भिजवाया गया था एफआईसी इंतजामिया की जानिब से, उसमें उन्होंने 2 एंजियोग्राफी मशीनें और 1 CT एनजीओ और इसमें दीगर मशीनरी की डिमांड की गई थी। अब जो माली बजट जारी किया गया है, जो उसकी रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें सिर्फ कैथ लैब का जिक्र किया गया है, उसमें मशीनें मेंशन नहीं की गई कितनी मशीनें जो मंजूर हुई हैं। कहाँ मेरी बात हुई थी MSFIC से, तो उनका यही कहना था कि हमें 2 एनजीओ मिलने जा रही हैं और 1 CT एनजीओ हमारी मंजूर हो चुकी है, और ये एक बहुत बड़ी खबर है फैसलाबाद के शहरियों के लिए। देखें, अगर खुदा न खासा कोई भी मरीज दिल का शिकार होता है तो वो FIC जाता है, अगर FIC जाता है तो उसे एंजियोग्राफी करवाने के लिए 6 महीने का टाइम मिलता है। अब वो 6 महीने तक इंतजार करता है, इस दौरान मशीनें भी जारी बात है ख़राब होती हैं, ठीक भी होती हैं,
तो अब मैं बल्कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि अब दिल के बीमारियों से मुतलिक मज़ीद इलाज में बेहतरी आएगी। वो क्यों आएगी? एक तो कैथ लैब के हवाले से मैंने का जिक्र किया है, और इसके साथ साथ सरगोदा में जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जा रहा था, वो भी कल उसका इफ्तिताह करके आए हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक। अब जो सरगोदा के मरीज, सरगोदा, खुशाब, मियाँ वाली और इस पट्टी के जो पेशेंट आ रहे थे, अब उन्हें जो है फैसलाबाद नहीं आना पड़ेगा, वो वहीं से ही सरगोदा से ही अपना इलाज मुआवजा करवा सकेंगे। ये एक अच्छी खबर है। और अब उस इलाके का जो रश है वो FIC में कम होगा, यानी कि सरगोदा डिवीजन के मरीजों का रश जो कि दिल के मर्ज में मुब्तला है, उनका अब FIC में रश कम होगा। वो अपने घर में ही दहलीज की सहूलत से जो मुस्तफीद हो सकेंगे इलाज की। अच्छा, ख्वाजा सलमान रफ़ीक कल आए तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर देखें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है फैसलाबाद का, या हमारा फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल गुलाम अहमदाबाद है, अगर मैं इनके मनसूबों के हवाले से बताऊं कि कौन कौन से मनसूबों से मुतलिक PC1 जो है जमा करवाया गया, तो मैं समझता हूं कि ये एक प्रोग्राम नाकाफ़ी है। इसके लिए कई प्रोग्राम करने पड़ेंगे, क्योंकि हम आए रोज़ कोई ना कोई PC1 मेडिकल सुपरिटेंडेंट भिजवाते हैं और हम उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि ये माली बजट के लिए सिफारिशात भिजवा दी गई हैं कि यहाँ पे ये मनसूबा जो है वो शामिल किया जाए। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में शायद बैठा था, तो पिछली दफ़ा भी मैंने इस प्रोग्राम में जिक्र किया था कि फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल से मुतल्लिक जो गुलाम अहमदाबाद है, उसके लिए लेप्रोस्कोपिक टावर के बनाने के हवाले से मंजूरी भिजवाई गई थी। और यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से मुतल्लिक, मैदे के अमराज, जिगर के अमराज जो मरीज़ हैं, या पीते के ऑपरेशन से मुतल्लिक जो मरीज़ हैं, वो फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा मुस्तफीद होंगे गुलाम अहमदाबाद में, क्योंकि वहाँ पे जदीद मशीनरी के हवाले से डिमांड की गई है। अब गुलाम अहमदाबाद का माली बजट में जिक्र ही नहीं है। इसी तरह 100 बेड की एमरजेंसी के हवाले से डिमांड की गई थी, वो भी इस मनसूबे में शामिल नहीं है, यानी कि वो भी मनसूबा जो है इनका मंजूर नहीं हुआ। इसी तरह हेपेटाइटिस B/C के PCR के हवाले से मशीन मांगी गई है और मुतअद्दिद बार मांगी जा चुकी है। 100 बेड की एमरजेंसी के हवाले से मुख्तलिफ बार जो है PC1 भिजवाए गए हैं। किसी किस्म का कोई भी मनसूबा जो है वो फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल का मंजूर नहीं हुआ। आप चिल्ड्रन अस्पताल के लिए आ जाए तो मैंने चिल्ड्रन अस्पताल के हवाले से बात की थी ख्वाजा सलमान रफ़ीक से कि ये भी अरसा दराज से नज़रअंदाज हो रहा है। मेरे ख्याल में जब 2014 में इसका इफ्तिताह हुआ था तो 150 बेड पे था ये, अब ये इस वक्त टोटल 450 बेड पे है। और ये जो बेड की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की तावन से नहीं हुआ। ये ज़िले इंतजामिया, जैसे बिलाल बता रहा था कि थोड़े थोड़े फंड होते हैं, आप फलाने महकमे से फंड निकाल सकते हैं। अब ये जो बिलाल ने रिपोर्ट बताई है, मुझे तो हैरानगी हुई है कि सेहत की निस्बत स्पोर्ट्स के हवाले से जो इसने जिक्र किया है कि फलाने का स्पोर्ट्स में जो है फंड रखे गया, तो मैं समझता हूँ कि सेहत की निस्बत स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो तरजीह दी गई है। स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा फंड जैसे कि जिक्र किया गया, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा करोड़ों में नजर आ रहे हैं कि कोई 12 करोड़ है, कोई 20 करोड़ है, कोई 5 करोड़ है, कोई 4 करोड़ है, 7 अरब। तो फैसलाबाद को सेहत में 7 अरब नहीं मिले, मेरे ख्याल में मिले होंगे। अच्छा, अब आप आ जाएं ख्वाजा सलमान रफ़ीक की तरफ दोबारा। तो मैंने जब उनसे कल कहा तो वो कहते हैं यार आपकी बात ठीक है, वाकई चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद का जो नज़रअंदाज हो रहा है, जो कि नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि अस्पतालों में बेहतरी लाई जाए और इसी सिलसिले में हम नए अस्पताल बनाने जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद है उसे कुछ ना कुछ दे सकें और उसे कुछ ना कुछ मरीज जो है मुस्तफीद हो सके, मरीज बच्चे मुस्तफीद हो सके, इसके लिए हम कोई ना कोई कदम जो है वो उठाएंगे। अब ये देखिए ख्वाजा सलमान रफ़ीक कल तो ये यहाँ पे ये यकीन दहानी करवा के गए हैं फैसलाबाद के मरीज बच्चों को। अब उसे किस कदर मुस्तफीद होते हैं, किस कदर इसके ऊपर अमल होता है, ये तो बाद में पता चल सकेगा वक्त के साथ। मगर इस वक्त फिलहाल सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, जैसे FIC का आपने शुरू में सवाल किया, तो सेठ इफ्तिखार है तुफैल टोके वाले, उन्होंने चौथी मंजिल है FIC में, वहाँ चौथी मंजिल तामीर करवाई, चौथी मंजिल में बेड फराम किए गए। अब FIC में 60 बेड का जो है वो इजाफा हुआ है। वो किन के तावन से हुआ है? मुखीर हज़रात के तावन से। अब कल ख्वाजा सलमान रफ़ीक क्यों आए थे? कल ख्वाजा सलमान रफ़ीक आए, FIC का उन्होंने इफ्तिताह किया एमरजेंसी ब्लॉक का, वो भी सेठ इफ्तिखार के तावन से ही एमरजेंसी ब्लॉक एक बनने जा रहा है, 150 बेड पे मुश्तमिल होगा। और इसके लिए 50 बेड जो है वो पहले जो मरहला है उसमें होंगे, फिर 50 सेकंड में, फिर 50 जो है वो तीसरे फेज में होंगे। और यहाँ पे स्क्रीनिंग के हवाले से ECG रूम की तादाद बढ़ाई जाएगी और जो BC की स्क्रीनिंग होती है और इस समय जो दीगर खून के अमराज के टेस्ट की स्क्रीनिंग होती है, उसके लिए भी कमरों की तादाद में जो इजाफा किया जाएगा। ये एक पूरा टावर बनाया जा रहा है, एक इमारत बनाई जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ दिल के मरीज बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मगर ये जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना कि ये मुखीर हज़रात की जिम्मेदारी है। अब ये सेठ इफ्तिखार ने जिस तरह कल संगे बुनियाद रखा 150 बेड की इमारत का, तो अब इसके ऊपर तामीराती काम जो है वो नक्शा मंजूर हो चुका है। इसके ऊपर तामीराती काम आज से मैं समझता हूँ कि शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो है दिल के मरीज जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद होंगे। क्योंकि देखिए FIC सिर्फ एक अस्पताल है और जो माहिरीन है, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि हर जिले में FIC जैसा एक अस्पताल हो, तब ये दिल के मरीज जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। क्योंकि
बिल्कुल इसी तरह से आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि फैसलाबाद की तर्ज अमल जिस तरह यहाँ पर इंस्टीट्यूट है कार्डियोलॉजी, इस तरह से हर शहर में एटलीस्ट एक होना चाहिए ताकि फैसलाबाद से जो मज़ाफ़ाती इलाकों से लोग आ रहे हैं वहाँ पर इतना प्रेशर ना हो, यहाँ के जो लोग हैं इन्हें सर्विसेज भी मिल सके। और इसके साथ साथ हेल्थ के बजट को लेकर ये बात की जा रही है कि थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। यहाँ पर बिलाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में बेहतरी की गुंजाइश है अगर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें, इस लिहाज से किस तरह से आप इस बजट को देख रहे हैं? क्या फैसलाबाद को बड़े मंसूबे मिल रहे हैं? अच्छा, जो ट्रांसपोर्टेशन की आपने बात की तो उसकी भी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले आपके बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जिसमें फैसलाबाद भी हैं, कम बेश 5 शहर मौजूद हैं, उसके लिए 74 करोड़ 80 लाख रखे गए हैं। ठीक है। और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट बड़ी देर से सुबह हाली के शिकार है, हालात सीवरेज खराब हैं, 2 अरब 75 करोड़ पे रखे गए हैं ओवरऑल सब स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट। फेडमिक फैसलाबाद के लिए इनफरादी तौर पर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी के लिए 1 अरब रुपया जारी किया गया, रखा गया और वो जारी कर दिया गया इसी बजट में, यानी कि उसे किसी अगली एडीपी में नहीं रखा गया, उसे इसी एडीपी के अंदर मंजूर कर लिया गया। फिर इसके बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट के लिए पैसे रखे गए हैं। स्मार्ट सेफ सिटीज फैसलाबाद थी, अब झंग टोबा चिलियोट भी शामिल कर दिया गया। 1 अरब और 69 करोड़ रुपया फैसलाबाद डिवीजन के लिए रखा गया है, जिसमें से 62 करोड़ और 90 लाख रुपया एडीपी 25-26 के अंदर रख दिया गया। ट्रांसपोर्ट मॉडलिंग मास ट्रांजिट सिस्टम 28 करोड़ 50 लाख, ये वो है जिससे फैसलाबाद की मेट्रो डिजाइनिंग होगी। सही। इसके बाद फिर 1 अरब 20 करोड़ से जो 120 अरब का मंसूबा है उससे फिर वो चलेगी, बाकायदा चलती हुई नजर आएगी। एनवायरमेंट कम्प्लेक्स बनना है फैसलाबाद में, क्योंकि इनका दफ्तर बिल्कुल खंडर नुमा है। 71 करोड़ 90 लाख रुपया 7 लाख रुपया 7 लाख 50 जारी कर दिया गया। 1122 की 3 नए दफातर हैं, सत्याना के अंदर, मंडी बुचियाना के अंदर और मुरीद वाला। अच्छा, मैं एक चीज आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो मेरे ख्याल में, अगर आप मुझे 1 मिनट दें, कि फैसलाबाद के कुल इस वक्त 5 मेंबरान असम्बली हैं सूबाई असम्बली के, 1 कौमी असम्बली के, नून लीग के। 4 कौमी सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं वो फंड लेके आने में सबसे ज्यादा कामयाब हुए हैं। आरिफ गिल, ठीक है, समुद्री से, जो कि मुजाफात से है, समुद्री सिटी वाले एरिया से राव काशिफ रहीम जो सत्याना तक आते हैं, उन्होंने काफी फंड लिए हैं। जाफर अली होचा जो कि तांदलिया वाला से, और खान बहादुर डोगर जड़ा वाला के लिए। अब इनके मुख्तलिफ है, जो आरिफ गिल या राव काशिफ के प्रोजेक्ट देखें तो समुद्री के अंदर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उन्होंने बाकायदा असम्बली के अंदर कहा ये पीटीआई का काम शुरू किया है, लेकिन हम चाहते हैं इसके फंड जारी करें ताकि हम तख्तियां नहीं बदलवाएंगे, हम काम मुकम्मल करना चाहते हैं। ये एक गुड जेस्चर था। राव काशिफ के अंदर भी आता है। फिर वहां आप ट्रॉमा सेंटर के पैसे ले आएंगे, दोनों, ये अच्छी चीज है। और दोनों ने अपने मुजफ्फरात जो देहात के लिए नालियां सोलंग का बहुत बड़ा फंड लेके आए हैं। तांदलियावाला के अंदर भी ऐसे कुछ सड़कें और कुछ खास तौर पर नालियां सोलंग। लेकिन जो सरदार खान बहादुर डोगर जड़ा वाला है, उन्होंने एक मेन रोड जड़ा वाला ननकाना रोड ले ली है। और एक सबसे बड़ा मंसूबा, 5 देहात जो हैं वो बिल्कुल बंजर थे पानी से, जो कि चकूक हैं 650/1, 51/2, 52/3, 53/4 और 54/5। इन्हें 10 क्यूसिक पानी जो है अपर हाई लेवल नहर से लिया गया है, ये कामयाबी है। फिर वहां एक बुचियाना के अंदर 1122 सेंटर भी ले गए हैं। इधर जो है ये समुद्री के अंदर भी एक नया सेंटर जो आरफ गिल लेके गए हैं। तो ये चीजें हैं कि इन चारों को क्रेडिट जाता है कि इन लोगों ने अपने हलकों के अंदर बजट खींचने के अंदर पूरी कोशिश की है। और इनके अंदर से आरिफ गिल और राव काशिफ रहीम, जाफर अली होचा पुराने पार्लियामेंटेरियन है, तो उनको तरीका है। खान बहादुर डोगर जो है ऑलरेडी जिला कौंसिल में और बल्दियाती इलेक्शन में रहे हैं, तो उनको भी बजट लेना। तो चारों ने अपने हद तक इतनी कोशिश जरूर की है कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को, फैसलाबाद डिवीजन को तो नहीं, हमारे शहर को तो नहीं, लेकिन समुद्री, तांगला और जड़ावाला ये भी खुशाइंद है, वो हमारा हिस्सा है। उनको जो बजट मिला ये खुशाइंद है कि उनके लिए कोई बजट आया है और कुछ चीजें बेहतर होती नजर आई। बिल्कुल इसी तरह से है बिलाल, फैसलाबाद के लिए यकीनन अगर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से देखें तो एक बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ के शहरी चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है वो बेहतर हो। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इसकी इंप्लीमेंटेशन कब होती है। लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
इंडिया 10 में वंस अगेन खुशामदीद। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पंजाब के बजट के हवाले से और इस बजट को समझ रहे हैं कि फैसलाबाद में क्या लेकर आए हैं इस बजट में। लेकिन इसके लिए हम देख रहे हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो खासा काम हमें इस बजट में होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ सर्विसेज जो हैं उसे बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस बजट का हिस्सा बने, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तरजीहात में शामिल होने चाहिए थे बट किसी ना किसी रीज़न की वजह से नहीं हुए। वो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और उनके पीछे क्या रीजंस हैं कि वो क्यों मंजूर नहीं हुए? इस पर ज़्यादा हुसैन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। अगर फैसलाबाद की ज़रूरियात के हवाले से बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर ड्रग एडिक्शन के हवाले से भी रिहैब सेंटर होना चाहिए, यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से भी जो मेंटली अब्यूज़ होते हैं उनके हवाले से भी काम होना चाहिए। तो इस चीज़ में आप क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होने चाहिए थे इस बजट में बट नहीं है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं? मैं भी एक रिपोर्ट मेरे सामने आई थी, एक लेटर मेरे सामने आया था जो कि भिजवाया गया था CEO हेल्थ की जानिब से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को। उसमें जिक्र किया गया था कि जस्टिस क्रिमिनल मीटिंग होती है माहाना की बुनियाद पे और उसमें जो अदाद शुमार आए हैं महकमा सेहत के पास, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के मातहत ये मीटिंग होती है, तो उसमें जो अदाद शुमार आए हैं उसमें जिक्र किया गया है कि जो नशई अफराद हैं उनकी अमवात में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और ना सिर्फ अमवात में इजाफा हो रहा है बल्कि इनकी तादाद नशई अफराद की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है नशा करने के हवाले से और इसमें नौजवान नस्ल जो है बड़ी तेज़ी से मुलव्वस हो रही है। तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने अहकाम जारी किए थे कि एक यहाँ पे नशई अफराद के इलाज मुआवजे से मुतल्लिक एक हस्पताल होना चाहिए। उसके लिए समरी भिजवाई गई महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की जानिब से। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2 से 3 बार रिमाइंडर दिया गया, मगर जो माली बजट साल 2025-26 आया इसमें यह मनसूबा शामिल नहीं है। ये मिलत रोड के पास खोखुवाल है, धनौला सॉरी, तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी है और उसके साथ खाली जगह पड़ी हुई है, काफ़ी ग्राउंड है बहुत बड़ा। यहाँ पे ये बनाने के हवाले से कहा गया था कि सरकारी ज़मीन मौजूद है और ये महकमा सेहत की ही ज़मीन है, इसलिए यहाँ पे ये अस्पताल बनाया जाए, मगर इसे जो है वो शामिल नहीं किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि नशीयों के हवाले से जो PC1 भिजवाया गया था उसे शामिल नहीं किया गया। अब इसे किसी और उसमें नवाजा जाता है, किसी और मद में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर माली बजट 2025-26 में ये मनसूबा हमारा शामिल नहीं है। इसी तरह एक रूरल सेंटर मामू कांजर में बनाने के हवाले से जो थी वो सिफारिश की गई थी, उसे भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया, वो भी माली बजट में शामिल नहीं है। मदर एंड चाइल्ड हमारा अस्पताल बन रहा है 10 बेड पर मुश्तमिल ककुआना रोड पे, वो भी इस मनसूबे में शामिल नहीं है, उसे भी जो है रिजेक्ट किया गया। सबसे बड़ी और अहम बात है कि हमारा खुड़िया वाला जो हॉस्पिटल है इसे भी जो है माली बजट 2025-26 में शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे भी अभी बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है और क्योंकि जो बिल्डिंग बनाई गई है और बिल्डिंग में आए रोज़ कुछ ना कुछ, कभी वाशरूम बंद करने पड़ते हैं, लीकेज शुरू हो जाती है, कभी कोई मसला है कभी कोई मसला है। प्रॉपर मुकम्मल एक जो बिल्डिंग होती है वो अभी तक इसकी खुलिया अस्पताल की फाल नहीं है। कई कमरे वहाँ पे बंद पड़े हैं, क्यों? वहाँ पे मसाइल का कुछ सामना करना पड़ा है। अभी हमारा खुड़ियाला अस्पताल के ऊपर तवज्जो देने की हुकूमत को ज़रूरत है। इसी तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा है, उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये वो मनसूबे हैं जिन्हें महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से माली बजट में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर के हवाले से बात करूँ तो जैसे अलाइट 2 के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया था कि यहाँ पे सबसे बड़ा डायलिसिस यूनिट बनाने जा रहे हैं। 30 के करीब गालिबा उन्होंने कहा था कि डायलिसिस मशीनें आएंगी, वो हमने देखा है मनसूबे में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पे बेहोशी वाली मशीनें मिलने लगी हैं, उससे मुतलिक PC1 भिजवाया गया था और वो 10 से 12 मशीनें आनी थी, वो हमने देखा माली बजट में शामिल ये मनसूबा नहीं है। क्योंकि मैंने ये कई दफ़ा नोट किया है, नोट नहीं बल्कि इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है हमने और डॉक्टरों के तावन से की है, क्योंकि इसके ऊपर YDA ने बाकायदा तौर पर एहतजाज किया। सर्जन हजरात ने मुझे कई दफ़ा इसके ऊपर रिपोर्ट करने के हवाले से कहा कि आप इस मसले को जो उजागर करें। इस वक्त मिसाल के तौर पे अलाइट 2 में 32 के करीब ऑपरेशन थिएटर हैं या 28, ठीक है, कोई दादोशुमार मैं फिर माजरत के साथ कहूँगा, कोई नीचे ऊपर हो सकते हैं। तो 28 अगर 32 ऑपरेशन थिएटर हैं तो आप ये सुन के हैरान होंगे कि उनमें से 10 या 12 ऑपरेशन थिएटर फाल हैं और बाकी ऑपरेशन थिएटर वहाँ पे बंद पड़े हुए हैं, रूम बंद पड़े हुए हैं। वो बंद क्यों पड़े हुए हैं? उनके पास जो मशीनरी है वो स्पिंडल है जो कि बेहोश करती है मरीज को, तो वो कहते हैं ये तरीकाकार पुराना हो चुका है। कुछ स्पिंडल मशीनें इनके पास तकरीबन 16 के करीब खराब पड़ी हुई हैं। 16 मशीनें खराब होने के बायस वो उन मशीनों ने उन ऑपरेशन थिएटर रूम में काम करना था, मगर वो खराब होने के सबब मशीनें साइड पे हैं क्योंकि वो कंडम हो चुकी हैं, पुराने तर्ज की हैं। अब वो रूम जो है बंद पड़े हुए हैं। अब उन रूम को फाल करने के हवाले से कि वहाँ पे मशीनरी भिजवाई जा सके, बेहोशी वाली मशीनें, उससे मुतलिक महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर से रब्ता किया गया था और वो देखें मनसूबा शामिल नहीं हो सका। उससे नुकसान क्या हो रहा है?
मिसाल के तौर पे आज 28 मरीज आए हैं जिनके ऑपरेशन होने हैं। अगर 28 कमरे मिले तो 28 कमरों में एक एक मरीज का ऑपरेशन हो सकता है। मिसाल दे रहा हूँ, इसमें गायनी भी आपकी शामिल है, इसमें आपकी ENT वार्ड भी शामिल है, नाक कान गले का, इसमें आर्थोपैडिक भी शामिल है, हड्डी पट्टा जोड़, इसमें जनरल सर्जरी जिसे पीते का ऑपरेशन या दीगर ऑपरेशन कहा जाता है, वो भी तमाम ऑपरेशन शामिल है। अब वो तमाम कमरे बंद पड़े हुए हैं, क्यों? वहाँ पे मशीनें फाल नहीं है। अब वो तमाम कमरे फाल होंगे तो मरीज भी ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफिद होंगे। जहाँ पे हमने 10 ऑपरेशन करने हैं वहाँ पे हमें 2 ऑपरेशन करने पड़े, 8 मरीज जो है वो बेचारे रिजेक्ट हो जाते हैं, वो सहूलत से मुस्तफिद नहीं हो पा रही। ये वो मसाइल हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और ये कहा गया था कि ये हमारे मंसूबे मंजूर हो चुके हैं, मगर हमने देखा है कि माली बजट में ये मंसूबे शामिल नहीं है। एक MRI मशीन मिली है। अब एक MRI जो अलाइड में है वो आए रोज खराब रहती है, हफ्ते में 1 दिन चलती है, 6 दिन खराब, बल्कि सॉरी हफ्ते का जिक्र कर रहा हूँ, महीने का जिक्र करूँ तो महीने में 1 दिन चलती है, 29 दिन वो खराब रहती है। अब एक MRI 2 को मिलने लगी है, लाइट 2 को 450 मिलियन की लागत से। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खबर है, MRI अगर होगी, क्योंकि हमारे पास एक MRI है, और ये मैं अपने नाज़रीन को बताऊं, ये सिर्फ फैसलाबाद के लिए नहीं, ये सरगोदे के लिए बिल्कुल इसी तरह से ये जो है प्रोजेक्ट्स ये शामिल होने चाहिए थे इस बजट में, लेकिन नहीं है। यकीनन जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उससे फ़ाल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे एक तो ये है कि अस्पतालों में जो रश है वो कम हो जाएगा और ऐसे में बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो पेशेंट्स को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ बिलाल, हमने ये भी देखा है कि FBR की जानिब से कोई नए टैक्स लगाने का अंदिया दिया गया। वो टैक्स कौन कौन से हैं और क्या देख रहे हैं आप, ये टैक्स किस तरह से देख रहे हैं इस बजट? अच्छा, जो फाकी बजट है वो भी अभी अंडर डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक एनोमली कमेटी बनाई है, यानी कि उसके ऊपर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई वहाँ शक शुबहात हैं, या आपको लगता है कि वहाँ एनोमलीज मौजूद हैं, तो उसके अंदर फैसलाबाद चैम्बर के सदर रेहान नसीम बराड़ा शामिल हैं, PTI के फैसलाबाद के जो चेयरमैन हैं, ओवरऑल चेयरमैन है PTI के सुहेल पाशा साहब, वो मौजूद हैं। तो ये दोनों शख्सियात मौजूद हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। अच्छा, इंडस्ट्री की इस वक्त कल शेख मुजम्मिल साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे मेरे साथ, जो कि एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट FPCCI के, वो भी ये कह रहे थे कि जो 37A एक शिक है जिसके तहत एक 16 ग्रेड का अफसर आपको फैक्ट्री से गिरफ्तार भी कर सकता है, आपके अकाउंट मुंजमद करके आपकी फैक्ट्री में बैठ के सारा प्रोसीजर देखेगा। हैरासमेंट कहा जा रहा है इसको कि हैरासमेंट बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा जो FBR का आपने जिक्र किया, तो वहां चंद टैक्सेस लगाने और खत्म करने की बात की, क्योंकि सेनेट में गुफ्तगू हो रही थी। तो इसहाक डार साहब ने ये कहा कि जो सोलर पे 18% टैक्स है उसे कम करके हमने 10% कर दिया है, वो 10 हो जाएगा। जबकि उन्होंने कहा जो एंटरटेनमेंट क्लब्स हैं, जिन क्लब्स के अंदर इंजॉयमेंट और बाकायदा वो आपने रिक्रिएशनल क्लब्स रखे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जो कुछ हो रहा है इंजॉयमेंट के नाम के ऊपर भी, तो वो टैक्स दें। वो कहते हैं कि ये सारे शुरफा के क्लब हैं, उमरा के क्लब हैं, और ये चेयरमैन FBR के कहना, मेरा नहीं। उन्होंने कहा इनको टैक्स देना होगा, कैसे, उसकी मैं हद आपको बता दूं। फॉर इंस्टेंस एक क्लब, जैसे उन्होंने इस्लामाबाद क्लब की जिक्र दी है, फैसलाबाद में क्लब मौजूद है, 2 से 3 बगे, 2 प्राइवेट हैं, 2 सरकार और नीम सरकारी हैं। इसके ऊपर जो इनका इनकम होगी और इनका खर्चा, वो दोनों बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल खर्चा 100 है और इनकम 1000 है, वो कह रहे हैं ये तो फिर बहुत ज्यादा कमा रही है, टैक्स दे, इनका इनकम ज्यादा है। क्योंकि जो एंटरटेनमेंट या जो जैसे ये क्लब्स का जिक्र किया जाता है फैसलाबाद वाले क्लब का, कि वो हम तो सिर्फ एक अवाम को सहूलत देते हैं, वो सहूलत भी तो 1-1.25 करोड़ में मिल रही है ना, और उसके अंदर भी उन लोगों को आप अखराजात आपके कम है और आपके इनकम इतनी ज्यादा है, और आप फिर कहें कि हमारे ऊपर टैक्स नहीं है। FBR भी कई बार इस पर पहले भी नोटिस दे चुका है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा अब इस पर कोई छूट नहीं, इसकी मंजूरी दे दी गई है कि इनको टैक्स देना होगा। फिर जो 12 लाख तक जिनकी तनख्वाह है उनको कहा गया कि एग्जम्प्ट कर दिया जाए, इनको किसी भी तौर पर सालाना वो टैक्स ना लगाया जाए। ऑनलाइन कारोबार करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी एग्जम्पशन की दरखास्त की गई है कि उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाए, लेकिन जो ऑनलाइन अकेडमीज और ट्यूशन हैं उनके ऊपर टैक्स की मंजूरी दी गई है। मेरे ख्याल में ये जो फिजिकल एकेडमीज वाले, ये उनका मुतालबा होगा कि हम जब टैक्सेस दे रहे हैं, बिल्डिंग बना के प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, गैस, मतलब वो जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसीज लगाए हुए हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, तो फिर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ये भी तो मौजे कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं ऑनलाइन वाले कोई सस्ते नहीं है। अगर आप A लेवल O लेवल से आगे स्टडीज देखें तो बहुत महंगे ट्यूटर्स मौजूद हैं, वो ऑनलाइन बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। सो आई थिंक सो इसके ऊपर कोई हद होगी, हद से ऊपर लगेगा टैक्स। इसी तरह से है टैक्स जो है नहीं लगाने का जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन ये देखना है कि ये टैक्स जो है वो अब जो बिजनेस कम्युनिटी है वो किस तरह से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, आपकी मजा ही हमारे साथ है।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। जैसे हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। पहले हम देखते थे कि इन दिनों में जो है वो डेंगू के जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट नहीं होते थे, लेकिन फैसलाबाद में ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि डेंगू के पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से मेजर कंसर्न जो है वो झंग की तरफ से आ रहा है। मौजूदा क्या सिचुएशन है अस्पतालों में डेंगू केसेस की, इस पर ज़्यादा हुसैन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी भी झंग की तरफ से केसेस आ रहे हैं? देखें, आज मैविश जो गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक एक और नया मरीज़ अलाइड अस्पताल वाल में रिपोर्ट हुआ है, जिसमें डेंगू मच्छर की तस्दीक हुई है। और ये जो मरीज़ है ये झंग का रिहायशी है, झंग से मुतासर होकर ये अलाइड अस्पताल वाल में पहुंचा है। इस वक्त अगर अलाइड के वाले से बात करूं तो 3 पेशेंट ज़ेरे इलाज हैं डेंगू के, जिसमें एक लाहौर से है, एक फैसलाबाद से है, एक झंग से है। इस तरह टोटल अब तक जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 23 हो चुकी है जो अलाइड वाल में रिपोर्ट हुए हैं। इन 23 में से 14 मरीज झंग के हैं, 6 फैसलाबाद के हैं, एक चिन्योर से है, एक कराची से है और एक लाहौर से है। ये टोटल 23 पेशेंट बनते हैं। तमाम पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं और 3 पेशेंट जेर इलाज हैं, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। ये है डेंगू के हवाले से सूरत हाल, इलाज मुआवजे के हवाले से जो पेशेंट है। अब जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि जो डेंगू के मच्छर की अफजाइश के लिए टेम्परेचर है, जिसे दर्जा हरारत कहा जाता है, वो है 37, 38, 32। 32 से लेकर 37, 38 तक का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, तो आप कातिल मच्छर का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में इस दर्जा हरारत में डेंगू परवान चढ़ता है। जिसके लिए बेहतरीन दर्जा हरारत होता है डेंगू मच्छर बनने के लिए। मगर आप देखें टेम्परेचर जा रहा है 47, 48, 46, 45, 47, 48। बिल्कुल, ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होने के बावजूद मच्छर तो वैसे ही मर जाता है इस गर्मी में। मगर आप देखें डेंगू के मरीज अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। इसका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं कातिल मच्छर मौजूद है जो कि शहरियों को शिकार कर रहा है, और झंग से सबसे ज्यादा इसके मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में भी डेंगू के वाले से मसला उठाया। जिस दिन हमने ये प्रोग्राम किया है डेंगू का, उससे अगले दिन फिर हमने डेंगू के ऊपर रिपोर्टिंग की। उसका ये हुआ सर कि हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया, क्योंकि झंग में डेंगू की वबा फैली है। उसके बाद ये हुआ कि लाहौर से हेल्थ सर्विसेज को जो है उन्हें आना पड़ा झंग डेंगू की, उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। फैसलाबाद से जो 2 इंटोमोलॉजिस्ट हैं उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं, झंग को सौंप दी गई हैं कि वो झंग में डेंगू के हवाले से जायजा लेंगे कि डेंगू के वहां पे पेशेंट क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं। अब अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करूं, जो मेरे पास अदाद-ओ-शुमार हैं, जो कि आज महकमा सेहत से भी निकलवा के लेके आया हूं, 5924 अब तक डेंगू लार्वा मिले हैं, ठीक है, जिन्हें खत्म किया गया, जिन्हें तलफ किया गया महकमा सेहत की जानिब से। इसमें दीगर महकमे भी शामिल हैं जो कि डेंगू के हवाले से इकदाम उठा रहे हैं, उनकी भी कोशिश बीच में शामिल है। 11 अफराद के ऊपर अब तक FIR हो चुकी है जिन्होंने डेंगू के हवाले से SOP पर अमल दरामद ना किया। अच्छा, उसके साथ अब तक 101 मकामात ऐसे हैं जिन्हें सील किया जा चुका है, जो कि आउटडोर मकामात थे और या इंडोर थे, वहां से डेंगू लार्वा मिला और उसे सील कर दिया गया। उसके बाद सबसे बड़ी फिगर आ जाती है 24,299 के करीब ऐसे अफराद हैं जिन्हें वार्निंग जारी की गई, जिन्हें नोटिस जारी किए गए और उन्हें बताया गया कि अगर अब डेंगू लार्वा मिला तो आपके ऊपर FIR हो सकती है या दीगर इकदाम उठाए जा सकते हैं। आपके इस ऑफिस को या इस दुकान को या आपका जो मकाम है इसे सील किया जा सकता है। उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी के हवाले से बात की जाए तो गिरफ्तारी 0 है साल 2025 में। उसके बाद अगर जुर्माने के हवाले से बात की जाए तो जुर्माना अब तक किया जा चुका है, ना सिर्फ महकमा से, इसमें फूड का महकमा भी शामिल है, इसमें दीगर महकमे भी शामिल है जो कि डेंगू के हवाले से इकदाम उठा रहे हैं। 2,05,11,000 रुपये जुर्माना किया जा चुका है जिन्होंने डेंगू के SOP के ऊपर अमल दरामद ना किया और उन्हें जो था वो जुर्माना उठाना पड़ा। इसकी 2,05,11,000। सही। अच्छा, अभी टायर के हवाले से बात की जाए, जो टायर ज़ाया किए गए वो तकरीबन बनते हैं 921 के करीब, ठीक है, और जो टायर रिकवर किए गए उसकी जो तादाद मेरे पास आ रही है वो 7,999 के करीब आ रही है। क्योंकि आपको पता टायर होते हैं और उसके अंदर जो होती है वो जमा हो जाता है और टायर होता भी ब्लैक है और उसमें अगर मच्छर मौजूद है तो इतनी आसानी से नजर नहीं आता। इसलिए जो इंटोमोलॉजिस्ट हजरात हैं या डेंगू वर्कर हैं वो आप जब भी देखेंगे वो सबसे ज्यादा जो टायर शॉप होती है उसके ऊपर फोकस करते हैं और कई टायर शॉप को जो है वो सील भी किया जा चुका है। अभी तक एक मशीन होती है, अगर आपने टायर ज़ाया करना है तो उसे कतरा कतरा ना बिल्कुल बारीक उसका बना देती है, ठीक है। उसकी सहूलत फैसलाबाद में मशीन की नहीं है, उसके लिए लाहौर या फिर दीगर जो शहर है वहाँ पे रब्ता करना पड़ता है।
तो उस वाले से भी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये वो महकमा सेहत की रिपोर्ट है और इसमें अगर पेशेंट के वाले से बात करूं, जो सस्पेक्टेड पेशेंट अब तक महकमा सेहत को रिपोर्ट हुए हैं साल 2025 में, क्योंकि ये एक अहम फिगर है, तो इसमें 4880 पेशेंट अब तक महकमा सेहत को सस्पेक्टेड जो मुश्तबा थे, जो कि फैसलाबाद के अस्पतालों में रिपोर्ट हुए और इनमें डेंगू वायरस की तस्दीक के लिए उनमें तशखीस की गई मगर तस्दीक ना हो सकी। और इसके साथ मजीद अगर देखूं तो 4 प्रोबेबल का जिक्र किया गया है और 9 पेशेंट कन्फर्म हुए हैं। मैं अपने फिर नाज़रीन को थोड़ा सा बता दूं कि मैंने पहले जिक्र किया कि 6 पेशेंट फैसलाबाद के हैं, 23 पेशेंट जो लाइड में हैं, 13-14 झांकी है, 1 चिन्नौर का, 1 कराची का है और 1 लाहौर का है। जिस तरह हमारे पास दीगर इजला के मरीज अलाइड में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इसी तरह फैसलाबाद से डेंगू का शिकार होकर जो लाहौर में दाखिल हैं या इस्लामाबाद में दाखिल हैं तो फैसलाबाद के जिम्मे में आएंगे। इसलिए 4880 जो मुश्तबा मरीज हैं उनमें अब तक 9 पेशेंट कन्फर्म हुए हैं। 6 पेशेंट ने अपना इलाज फैसलाबाद से करवाया, अलाइड 1 से, और 3 पेशेंट जो थे उन्होंने किसी दीगर शहर से अपना इलाज करवाया होगा। इसलिए ये वो सूरत हाल है महकमा सेहत के हवाले से। ताहम इस वक्त अगर पेशेंट के हवाले से बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 3 पेशेंट एडमिट हैं और इसके अलावा फैसलाबाद में अभी किसी भी अस्पताल में डेंगू का और नया मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ना तदा हुसैन, शहरियों को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करने की जरूरत है। हम ये देखते हैं कि महकमा सेहत की जानिब से अगर डेंगू सर्वे भी करवाया जा रहा है, डेंगू टीमें भी तश्कील दी गई हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें एहतियाती तदाबीरों को फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पानी को अगर आपने जमा रखना है तो उसे ढक कर रखें और अपनी फ्रिजेस की जो ट्रे हैं वो बर वक्त साफ करें, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीर हैं ये आपको डेंगू से बचा सकती हैं। इसी के साथ बिलाल, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सीवरेज के मसाइल भी बहुत ज़्यादा फैसलाबाद में देखने को आ रहे हैं। इससे पहले तो वासा का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि फंड्स की अदम मौजूदगी की वजह से ये इशू देखने को आ रहा है। तो इस बजट में वासा को क्या मिला है? क्या वासा के जो मसाइल हैं वो पूरे हो जाएंगे इसमें? अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट जो मौजूदा मरीम नवाज की है, वासा को इससे पहले भी 11 अरब रुपए के तारीखी प्रोजेक्ट बजट मिल चुका है। अब फिर 17 स्कीमें बड़ी जो हैं वो रखी गई हैं इस बजट 2025-26 के अंदर, जो खास तौर पर पंजाब का है। तो मेरे ख्याल में वासा इस हवाले से काफ़ी खुद को फील होता नजर आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच प्रोजेक्ट के अंदर, वासा ट्रीटमेंट के अंदर और जो आपका खास तौर पर चकेरा वाला है इसके अंदर भी कुछ पैसे रखे गए। तो मैं उनको ज़रा ओवरऑल थ्रू आउट स्टडी कर रहा था। 17 स्कीम्स हैं फैसलाबाद की और मेरे ख्याल में मैं जो लिस्ट देख रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा स्कीम फैसलाबाद की नजर आ रही है। तो ये खुशाइंद है कि फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फैसलाबाद की तरक्की के लिए, फैसलाबाद के डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें होती नजर आ रही हैं। मेंबरान असम्बली जो बिलाशुबा कामयाब नहीं हो सके, लेकिन साबिक अरकान है, नून लीग के वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, उन्होंने काफी कोशिश की है। हर डीसीसी की मीटिंग के अंदर चीखते चलाते नजर आए कि हमें कुछ दे दें, हमें कुछ दें, हमारे वोटर्स नाराज हो रहे हैं, हम फैसलाबाद से अपनी ताकत खो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोशिश की है कि वापस फैसलाबाद के मुंह किया जाए। बिल्कुल, फैसलाबाद के जो शहरी हैं इनके लिए ये वाकई एक बड़ी अच्छी बात है कि वासा के जितने भी वासा से कनेक्टेड इशू हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, पीने के साफ पानी के लिहाज से, तो ये एक अच्छा बजट देखने को मिल रहा है अगर वासा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल डोगर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आज़ादा हुसैन फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। अब बात करते हैं अगर बजट के हवाले से, तो यकीनन ये एक अच्छा बजट साबित हो रहा है, लेकिन बजट के अदाद-ओ-शुमार तब बेहतरीन होते हैं जब उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें शहर में दिखाई देगी। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और कहते हैं कि अदब की दुनिया के कुछ ऐसे नाम होते हैं जो अपने मुनफरिद अंदाज़े बयान से और अपने लफ्ज़ों से सीधा दिलों में घर कर देते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं महफिल को 4 चांद लगा देते हैं। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में ऐसी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जो फैसलाबाद का एक नामवर नाम है, फैसलाबाद के रोशन सितारे हैं। मैं बगैर किसी ताख़ीर के हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नासिर मजीद साहब ने। मुमताज़ शायर हैं और इनके अल्फाज और इनका अंदाज़े बयान सीधा इंसान के दिल में घर कर देता है और उनके जो शेर हैं वो हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया नासिर मजीद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही हमारे ख़ास मेहमान, शायर, उस्ताद, मज़ाहनिगार, अदीब। मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं है लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरना हो, अपने अंदाज़े बयान से किसी के दुख को मैं कहती हूँ खुशी में बदलने का काम जो है ये इनमें माहिर हैं। मैं बगैर किसी ताख़ीर के बात कर रही हूँ कमर बुखारी साहब की।
बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच कमर बुखारी साहब बहुत फॉर शुक्रिया। जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है सिटी 41 को लोगों में खुशियाँ और इल्म व दानिश का ख़ास तौर पे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि ये बड़ी बात है कि जैसे नासिर मजीद जैसे बहुत कमाल बाकमाल शायर हैं, ऐसा खूबसूरत कलाम आप इनके अल्फाज जब सुनते हैं तो एक एक लफ्ज़ बिल्कुल आपके दिल पे उतरता है, तो बहुत बड़ी बात है, खुशकिस्मती है बिल्कुल हमारी। ऐसे ही है। नासिर मजीद साहब से भी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नासिर मजीद साहब, सबसे पहले इतने बड़े आप शायर हैं और जाहिर सी बात है एक शायर जो है वो पूरी सोसाइटी को देखता है, समझता है, उसके बाद जो अल्फाज हैं उन्हें बयान करता है। आज की शायरी को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? सिलसिला यूँ है कि शायरी बिल्कुल आज के दौर में इसका मायार वो शायद नहीं है जो पहले था, लेकिन अब यूँ है कि इसने आकर के फेसबुक ने बिल्कुल और सोशल मीडिया ने लोगों को शोहरत का शौक डाल दिया है। अब वो उसके लिए शायद वो शायरी में वो कमिटमेंट, वो मज़ामीन, वो ख्याल और वो वज़ादारी, वो मोहब्बत, वो इशार नहीं नज़र आ रहा जो पहले शायरी में था। लेकिन इससे मायूसी वाली कोई बात नहीं है, ये तो होना ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। चेंजेस तो आती ही रहती हैं। तो लेकिन मैं अपने तौर पर ये समझता हूँ कि आज गिनती के शोरा हैं जो जेन्युइनली जिन्हें कहा जा सकता है कि ये पोइट्री है, वरना वो जैसे पहले हम जब अभी शुरू शायरी नहीं की थी तो पढ़ते सुनते थे कि शायरी लोगों को खुद सिलेक्ट करती है, बिल्कुल शायरी चुन लेती है लोगों को। फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि शायरी तो जिंदगी है बिल्कुल और जिंदगी कोई शौक से नहीं करता। हमारे यहाँ अमूमन ये सवाल किया जाता था कि भाई शायरी का शौक कैसे बिल्कुल हुआ, ऐसे ही है। तो उसने कहा कि फिराक गोरखपुरी ने शायरी शौक से नहीं होती, ये तो जिंदगी है और जिंदगी कोई शौक से करता है। तो लेकिन जो आजकल शायरी हो रही है और लोग बेतहाशा शायरी हो रही है, लेकिन वो मायार अब नहीं है जो होना चाहिए। जो गालिब, मीर, दाग के पढ़ने वालों ने जो शायरी की है उसका मायार वो नहीं है जो उनका था बिल्कुल। या उन जैसा होना चाहिए। क्या डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं? अगर हम देखते हैं कि आज से 20 साल, 30 साल या 40 साल वाली शायरी जो है वो आज भी कोई कहीं पर भी हम सुन लेते हैं और हमारे दिल में जिंदा रहती है, हाँ लेकिन जी। जो मौजूदा शायरी है वो कहीं लिमिटेड सी है। क्या चीज़ मिसिंग देख रहे हैं? क्या इसमें जिसे कहते हैं कि सोसाइटी की जो एक सराउंडिंग होती है, सीखने सिखाने का अमल होता है, वो मिसिंग है? क्या किस तरफ सीखने डायरेक्शन सिखाने का अमल तो बिल्कुल ही मिसिंग है ना। लेकिन वो जो सैफुद्दीन सैफ ने कहा था कि वरना दुनिया में कोई बात नहीं, वो तो सही है। ख्यालात वही हैं जो गाली हो रही है ख्यालात की। नए ख्यालात, नए मज़ामीन आज की शायरी में कम आ रहे हैं। वो कमिटमेंट नहीं है जो कल के शायर में थी, वो आज के शायर में शायद उस सतह की वो कमिटमेंट भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हाँ, से। और जो हमारी शायरी का इस वक्त मायार है, हम दोस्त जब बैठते हैं तो ये इस पर ज़रूर बात करते हैं कि जो आलमी मायार है अदब का या शायरी का, उस पर हमारी पाकिस्तान की शायरी किस हद तक पूरा उतरती है, तो वो शायद मायूसी होती है बाज़ बिल्कुल औक़ात। ऐसे ही है। हाँ। जैसे कहते हैं कि इंसान चेंज जो है ना, ये सोसाइटी की फितरत में भी है, ये नेचर में भी है, लेकिन देखना ये होता है कि जब भी चेंज आए तो वो मुस्बत आए, वो मुस्बत लोगों की आए। जी, जी। सोच है, अंदाज़े बयान को ऐसा डेवलप करे जो कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करे। हाँ जी। यहाँ पर कमर बुखारी साहब, आपसे भी मैं इसी पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना जी। चाहती हूँ। आप क्या समझते हैं कि क्या देखते हैं कि आज की शायरी और जो माजी की शायरी थी उसमें क्या डिफरेंस है? आज की शायरी भी उतना ही असर रखती है, उतनी ही गहराई रखती है? देखिए, माजी को जब हम आज हाल के साथ तकाबली जायज़ा लेते हैं तो बहुत सारे हमारे मेयारात बदल चुके हैं। हम एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रहे हैं, तो एक बिल्कुल तब्दीली आ चुकी है। कहा जाता था कि माजी का इंसान सुना है गैरत से भी मर जाता था, तो ये वो सुनने वाली बातें रह गई हैं। अब वो मेयारात तो खैर नहीं रहे। अब इस वक्त हमारी जो एक ब्लंट किस्म की एक नई नस्ल आई है, वो हर चीज को खुला खुला बयान करती है। तो आज की शायरी में भी ये खुलापन हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो हर दौर के अपने तकाजे होते हैं, तो वो जज्बातीपन जो है जो उसको लफ्जों में ढाल दिया गया, अल्फाज तो वही हैं जो पहले बहुत मलफूफ अंदाज से पेश किए जाते थे,
आज के दौर में उनको खुलकर बयान किया जाता है। और हमारे लहजों में तो तलखी आ चुकी है, वो भी शायरी में भी आ चुकी है। मसलन वो कोई कहता है कि माना कि तुम हंसी हो, इसमें कोई शक नहीं, गैर तुमसे प्यार करे हमारा कोई हक नहीं, इस तरह की शायरी कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही अंदाज़े बयां अगर देखें ना हम माजी में, तो ऐसा अंदाज़े बयां होता था कि इंसान के जो लफ्ज़ निकल रहे होते सामने वाले के, वो दिल में घर कर रहे होते थे। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे जो सराउंडिंग ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया है। यहाँ पर कमर बुखारी साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, मज़ाह निगारी मैं समझती हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मज़ाह के साथ साथ अक्सर हम देखते हैं कि आपकी शायरी में एक मैसेज भी होता है। इस चीज़ को किस तरह से आप मैनेज करते हैं? ये कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है? महविश, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मिजाह एक इतना मुश्किल फील्ड है कि इसके अंदर पटड़ी से उतर जाना बहुत जल्दी लोगों के हाथ में आ जाता है, फक्कड़पन आ जाता है, उसमें सतहियत आ जाती है, उसमें गिरावट आ जाती है, आप अखलाकी मेयारात से गिर जाते हैं। तो आप उन मेयारात के ऊपर बैठ के बात करें तो उसमें बड़ी खूबसूरती है। अगर मिजाह में आजकल मिजाहिया शायरी बहुत अच्छी हो रही है। मैंने नासिर मजीद साहब एक तजर्बा किया कि पहले जमाने में तो गोलियां चला करती थी, आजकल बोलियां चल रही हैं, पंजाबी बोलियां चल रही हैं। तो पंजाबी बोली में एक ही लाइन की नज्म होती है या शायरी है, तो उसमें पूरा एक मकसद बयान कर दिया जाता है। मैंने तजर्बा किया इसके अंदर कि हम क्यों ना इसको मिजाह में लेके आए। तो मैंने इसमें मैं गाहे बगाहे आपको सुनाऊंगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि असी जिदे लई डोले बनाते रहे, असी जिदे लई डोले बनाते रहे, वो भी अज डोली चढ़ गए। तो ये लफ्जों का हेर फेर है, आपके चेहरे पे एक तबस्सुम आ जाता है। और इसी तरह मैंने एक लिखा कि तेरियां नाजायज ख्वाहिशां, तेरियां नाजायज ख्वाहिशां करांगा पूरी जायज कैश नाल। वाह, क्या खूबसूरत अंदाज़े बयां है, जिसमें मज़ा भी है। और कहीं ना कहीं मैं हर दफा प्रोग्राम में कहती हूँ कि इसमें रियलिटी का एलिमेंट भी कहीं ना कहीं छुपा होता है। बिल्कुल। यहाँ पर नासिर मजीद साहब, आपसे भी मैं जरूर जानना चाहूंगी, हम शायरी के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने शायर के हवाले से भी बात की कि ये एक ऐसी क्वालिटी है जो पैदा नहीं की, ये ऑलरेडी होती है, जिसे कहते हैं कि ये बनाई नहीं जाती, ये बाय बर्थ होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक अच्छा शायर होने के लिए, क्योंकि शायरी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वहां पर वो भूल जाते हैं कि शायर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। आपकी नजर में एक अच्छे शायर की क्या खूबियात है? एक अच्छे शायर को पहले तो अपने सोसाइटी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसे अपनी सराउंडिंग्स का पता होना चाहिए कि हमारे सोशल सेटअप क्या है, कल्चर क्या है। और फिर शायरी, वो एक रसूल हमजा तौफ एक शायर हैं वहाँ रशिया के, दागिस्तान उनका शहर था, वो दागिस्तानी किताब है उनकी, उसमें वो लिखते हैं कि ये बहुत गलत बात है कि जब मुआशरा हंस रहा हो तो शायर भी हंसने लगे, या जब मुआशरा रो रहा हो तो शायर भी रोने लगे। शायर का तो काम है, अगर मुआशरा हंस रहा है तो वो उसे रुलाने की ताकत रखता हो, और जब मुआशरा रो रहा है तो उसे हंसाने की ताकत रखता हो। तो हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये फैज़, जालिब, फराज, ये मुआशरे से, और हम जो लिविंग रनिंग लाइफ थी उसे कैप्चर करते थे अपनी पोएट्री में, और उसके बाद से ये हो नहीं रहा। बिल्कुल। ये चीज़ें वाकई आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि कहते थे पहले कि शायर जो है वो देखता था कि उसकी सराउंडिंग में क्या है, और उस बाद एक नज़रिया जनरेट होता था और उसमें एक इनकलाब बरपा होता था कमर बुखारी साहब। लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ ये शायर इस तरह से शायरी हो रही है कि हम देखते हैं कि लोग क्या सुनना पसंद कर रहे हैं। उसमें अगर आप देख लें कि अगर कहीं पर वल्गैरिटी का है, कहीं पर कोई हैप्पीनेस है, कहीं पर कुछ है, तो वो चीज़ें उस तरफ लेकर जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपने कलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज का शायर है वो सर अंजाम देना भूल गया है। आप इस बात से कितना एग्री कर रहे हैं? जी, आज का शायर दरअसल उसके फोकस कहीं और हो गया है, उसके लिए एक स्पेक्ट्रम बहुत बढ़ गया है, उसका कैनवस बहुत वसी हो गया है, उसके लिए ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है अब वो पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। पहले शायर जो था एक मखसूस मुआशरत के लिए, एक मखसूस सोसाइटी के लिए था, तो वो उसी पे फोकस रखता था, उसी से जुड़त होती थी। तो आजकल सारा सोशल मीडिया पे फोकस है कि हम अपना चेहरा बिगाड़ के, उछल कूद करके
कुछ इस किस्म की बातें करके जो सतही लोगों के जज्बात उभारते हों, और वो चूंकि एक हल्का बहुत बड़ा होता है जो आपको पसंद कर रहा होता है, तो उन तक हम पहुंचते हैं और फिर हम वायरल हो जाते हैं। और वायरल डिजीज हुआ करती थी, शायरी नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल शायरी वायरल बिल्कुल वायरल। आपने क्या मजा अंदाज में आपने बात की है कि वायरल जो है वो बीमारी होती है, शायरी नहीं होती। वाकई वायरल होने के चक्कर में, फॉलोअर्स के चक्कर में, ये सोशल मीडिया की गेम ने मुझे लगता है शायरी के ट्रेंड को भी बदल दिया। और ये बीमार जहनियत वाले हम ज्यादा शायर आ चुके हैं जो वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है। सोशल मीडिया के जो ट्रेंड ने शायरी का जो निज़ाम है, या शायरी में जिद्दत लेकर आए हैं या इसमें थोड़ी सी कमियां लेकर आए, इस पे नासिर मजीद साहब आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया की शायरी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसने शायरी को प्रमोट किया है या शायरी का जो निज़ाम है या कंटेंट है उसे गिरा दिया है? इसने शायरी को नहीं, शायर को प्रमोट किया है। ठीक है। सोशल मीडिया ने शायरी का तो वो मयार की तो बात हो रही थी ना कि हमारे यहाँ ये रिवाज है, मैं गालिब से बहुत मुतासिर हूँ, सही, ये हम कह देते हैं, लेकिन हमारे बोलचाल में, हमारी शायरी में और हमारे मयारात में उसका कहीं अक्स नहीं मिलेगा। ये बहुत बुरी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं गालिब को पसंद करता हूं तो मेरी किरदार में, मेरी शायरी में कहीं ना कहीं तो वो नजर आना चाहिए ना। ये हमारे यहाँ नहीं है। शायरी जो हो रही है वो हो रही है लोगों को लुभाने के लिए और शोहरत हासिल करने के लिए, मायार कायम करने के लिए नहीं। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि लोग कर चुके हैं शायरी, गालिब, मीर, दाग, वो शायरी कर रहे थे, अपने दौर की शायरी कर रहे थे, लेकिन वो आज भी वही दौर, आज भी यूं लगता है। मेरा एक शेर है कि गालिब का दौर जो है वो खत्म हो ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे वो ही। गालिब का ही दौर है। अहदे गालिब था, अहदे गालिब है, कब मिलेगा मेरा जमाना मुझे। बिल्कुल ऐसे ही बात। तो ये गालिब जो है ना, ये आज भी गालिब है, तो वजह क्या है? बिल्कुल इसी तरह अपनी से। सराउंडिंग से जुड़े हुए लोग थे। आलमी सतह पर भी हालात वही हैं, वही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझती हूँ जो इंसान अपनी सराउंडिंग से, अपने कल्चर से, अपनी ज़ुबान से कनेक्ट रहता है, तो वो कोई भी दौर हो उसमें अखलाकियात भी होती हैं, उसमें मयार भी होता है। बस इस चीज़ को जो है वो शायरी में कहीं ना कहीं मिसिंग समझा जा रहा है। इस पर फर्दर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। के मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है शायरी के हवाले से। हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो चेंज होती है, कल्चर डिफरेंस भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज से कनेक्ट रहना चाहिए। और ये चीज़ें जो है इंसान के कल्चर में भी नज़र आनी चाहिए, इंसान की शायरी में भी नज़र आनी चाहिए। जो आज के शायर हैं वो यकीनन शायरी को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उस शायरी के पीछे एक मैसेज होता है। ये जो कलम है ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, और इसके जो अल्फाज हैं वो यकीनन असर रखते हैं सामने वाले के दिल में, वो किस तरह से परसीव करता है। तो इस जिम्मेदारी वाले काम को बहुत जिम्मेदारी से सर अंजाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कहते हैं हमारे शायर। यहाँ पर नासिर मजीद साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया ने काफ़ी ट्रेंड चेंज कर दिया। हम देख रहे हैं कि अब जिसके पास फ़ोन है वो कुछ भी लिखता है, फ़ौरन से वायरल होता है और वो अपने आप को शायर कहलाता है। लेकिन शायरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आज के दौर में आप क्या देख रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे शायरी होनी चाहिए, या कौन से ऐसे मसले हैं जिस पे शायरी होनी चाहिए और उनका सल्यूशन मुमकिन है? शायरी होनी चाहिए ज़िंदगी पे, रनिंग लाइफ पे। जो हमारे कोताहियाँ हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में इस वक्त पैदा होती हैं, उनको दूर करने के लिए लोग, और शायर अब यूं है कि शायर कोई ना से भी नहीं होता, लेकिन शायर ना से भी होता है। शायर फिलासफर नहीं होता है, फिलासफर से कुछ ज़्यादा होता है। तो उसे सोसाइटी को तरतीब देने में अपना हिस्सा डालना चाहिए। सोसाइटी को मस्बत अंदाज में जीने का सलीका सिखाने के लिए शायर का काम है कि वो शायरी में ये कुछ करके दे, कुछ ऐसा करके दे, और अपने किरदार से भी। बिल्कुल यूँ नहीं है कि सिर्फ शायरी करते रहे किरदार। और हमारे यहाँ ये अदाब बहुत ज़्यादा है कि शायर अपने किरदार
मुख्तलिफ है और शायरी मुख्तलिफ है। बिल्कुल ये भी तरह बुरी से, चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं कि जो बेहतरीन प्रीचिंग है या बेहतरीन एडवाइस वो तब उस पर इम्प्लीमेंटेशन का काम ज़्यादा आसान हो जाता है जब आपके अल्फाज और आपके अमाल जो हैं वो एक दूसरे से मुताबिकत रखते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर कमर बुखारी साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हम लिटरेचर के हवाले से बात कर रहे थे, अदब के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आप क्या ये समझ रहे हैं कि हमारी जो आज की नौजवान नस्ल है वो लिटरेचर से उतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, वो अदब से उस तरह से कनेक्टेड नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए? इस वजह से हमारी सोसाइटी में क्या बिगाड़ आ रहा है? अल्लामा इकबाल का एक शेर मैं यहाँ हवाला देना चाहूँगा। इकबाल कहते हैं कि खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अच्छा, अदब जो है ना, ये तो एहतराम वाला अदब है। एक तो हम चीख चिल्ला बहुत रहे हैं, आप देखें कि हमें जहाँ खामोशी भी अख्तियार करनी पड़े तो उस तरफ हम नहीं आते, हालांकि इसके आखिर में भी खामोशी में भी शी आता है, तो इस पे तो ज्यादा फोकस होना चाहिए, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, हम चीख चिल्ला रहे हैं। दूसरा, लिटरेचर जो है अदब, अब उसकी तरफ हम इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ हमें कुतब से पाला पढ़ना है, किताबें पढ़नी है, तो हम लोग कुतब से तो दूर हो चुके हैं, हमारे कुतब खाने, हमारी लाइब्रेरियां वीरान हो चुकी हैं। तो हमारी नौजवान नस्ल के पास दस्तयाब जो नॉलेज है वो ये मोबाइल फ़ोन है, इसी के अंदर ही हम बैठे सर्च कर लेते हैं। आजकल डेंटर इकबाल के शेर ज़्यादा आपको मिलते हैं अल्लामा इकबाल की बजाय, तो अल्लामा इकबाल का कलाम तो अब हमारे दस्तरस में नहीं है। ऐसे ही है। अब आप सर्च कर लें तो आपको अजीब सा मिलेगा, इकबाल तू रात को जागता रहता है, ये भी कोई जिंदगी है इकबाल, इस तरह की फजूल किस्म की बातें इकबाल से मंसूब कर दी गई है। इकबाल ने जो कहा था ना कि यकीन, अगर आपके उन्होंने कहा था कि जब इस अंगारे खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालो परे रूहुल अमी पैदा। तो हम तो जिब्रील की कुव्वत रखते हैं अपने अंदर, ये नौजवानों को पता नहीं है। आज का नौजवान अदब से तो कुजा बहुत दूर हो चुका है, उसके पास तो वो उर्दू के असल अल्फाज खत्म होते जा रहे हैं, गालिब गालिब हो चुका है, खाला खाला हो चुकी है, और खाला हम क्रॉस करके चले जाते हैं। तो ये हमारा बड़ा अलमिया है कि हम अदब से बहुत दूर हो चुके हैं। बिल्कुल लिटरेचर से दूर हो गए हैं। हमारी लाइब्रेरीज में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स के उस तरह से वहाँ पर नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी इसके पीछे एक फैक्टर है, जहाँ पर हमारी पहले ज़िंदगी आसपास के लोगों के साथ कनेक्टेड थी, वहाँ अब हम फ़ोन में रह गए हैं। फ़ोन की रील्स हैं, हमारी जो रील्स ज़िंदगी है वो रील्स के इर्द गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एहसास भी उस तरह से नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये हमारी शायरी को भी मुतासिर कर रही है। यहाँ पर नासिर मजीद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके नज़र में आजकल जो नौजवान नस्ल है वो क्यों अदब से इतनी दूर है, लिटरेचर उस तरह से नहीं पढ़ रहे, या कौन से फैक्टर्स हैं, या किस तरह से हम नौजवान नस्ल को वापस लेकर आ सकते हैं इस तरफ? किताब दोस्ती शुरू करना पड़े, लोगों को किताब पढ़ना पड़े। किताब में इल्म सारा किताब में है, तारीख सारी किताब में है, कल्चर सारा किताब में है, और किताब दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। आज से 15-20 साल पहले लोग किताब पढ़ के आते थे, उसका हवाला देकर बात करते थे कि मैंने यार रात ये किताब पढ़ी है, वो इसका राइटर है, इस जुबान में ये किताब थी, फलां ने इसका तर्जुमा किया। किताब दोस्ती थी, लोग फुटपाथ पे बैठकर किताबें ढूंढ रहे होते थे और मुलाकातें होती थी दोस्तों की, तो यार इतने दिन मिले ही नहीं, तो किताब फुटपाथ पे मिल रहे हैं। किताब फुटपाथ पे आ गई थी, लेकिन लोग वहां से खरीद कर भी पढ़ते थे। अब किताब दोस्ती खत्म हो गई है, क्योंकि लोग किताब नहीं पढ़ रहे, लोग मोबाइल पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पढ़ रहे हैं। तो वो जो सोशल मीडिया और किताब का फर्क है वो तो फिर किरदार में भी आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब लोग उस तरह से न सोचते हैं ना अमल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर नासिर मजीद साहब ये भी बताइएगा कि अंदाज़े बयां एक शायर की पहचान होता है, तो आज की जो शायरी में अंदाज़े बयां को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस तकाजे को पूरा कर रहे हैं आज के शायर? मेरा ख्याल में नहीं। अंदाजे बयां बनते भी जमाना लग जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस तरफ जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिनका अंदाज, मतलब ये शायरी आप जब पढ़ते हैं ना, हम तो हमें दाग के शेर का पता लग जाता है कि ये दाग का होना चाहिए, बिल्कुल ये गालिब का होना चाहिए, ये फलां का होना चाहिए। लेकिन अब शायद फैज फराज रह गए ऐसे दो शायर
कि जिनके बारे में बंदा कह सकता है कि यार ये शेर इसका होना चाहिए। वाह। बिल्कुल और ऐसे ही है। लेकिन बिल्कुल। उसके बाद वो रस्म जो है ना वो खत्म होती है। और नासिर मजीद बिल्कुल साहब, ऐसे मैं ही है। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ जी, कि जी। आज का नौजवान दाग दिलवी तो नहीं बन सकता, हाँ, नहीं बन सकता। लेकिन वो अपनी जात में दाग लगवा लगा के के शायरी कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल वो सही। कहता है चलो दाग तो है ना, दाग तो हाँ। अच्छे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर कमर ख्वाहिश साहब, आप बताएं कि आप किस तरह से अंदाजे बयान देखते हैं आजकल की नौजवान नस्ल का? अगर इसे बेहतर करना हो तो आप क्या सजेशन देंगे? ये जाहिर सी बात है, मैं समझती हूँ कि शायरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और इस चीज़ को, इस जिद्दत को हमने आगे ट्रांसफ़र करना है, और जो चीज़ आगे ट्रांसफ़र करनी होती है वो इमानत होती है। तो आप इस चीज़ को किस तरह अंदाजे देखते हैं? बयां देखें कि इसके उन कम्युनिकेशन स्किल है, आप इसको बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जुबान आपको दी है, गुफ्तार दिया है, लेकिन इसका सलीका क्या है, इसको किस तरह की अदायगी करनी है, लोगों तक इब्लाग कैसे करना है, ये बाकायदा एक इल्म है, या इसके ऊपर पूरी रियाजत एक चाहिए। तो रियाजत के साथ आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आज का हमारा जो शायर है उसके पास इतना वक्त नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी अब रील के इर्द गिर्द घूम रही है। बिल्कुल। हम जिंदगी, जो रियल जिंदगी थी, हम रील से रियल की तरफ क्यों नहीं आते? हम लोगों ने इसको बिल्कुल ही मुनकसम कर दिया हुआ। और जैसे नासिर मजीद साहब कह रहे थे कि फुटपाथ के ऊपर किताबें, मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा नासिर मजीद साहब जी, जी। कि सुनो फुटपाथ की ईंटों, हाँ, सुनो फुटपाथ फुटपाथ की की ईंटों, ईंटों, सुनो कीचड़ के चंद छींटों, वाह, तुम्हारे जौक की खातिर किताबें लिख रहा हूं मैं। वाह, तो मेरी वाह, किताबें वाह। तो वहां पड़ी हुई हैं वाह। और उसे कोई उठा के देखना पसंद वाह। नहीं कर रहा। बिल्कुल तो इसी तरह इसमें से। क्या हम अदब का खुशफहमी का शिकार हो सकते हैं? कमर किताब ख्वाहिश साहब, दोस्ती आप खत्म बिल्कुल हो गई ऐसे ही है। आप लोगों ने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि अब बुक फेयर भी उस तरह से नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर भी थोड़ा सा कोताही कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है, नौजवान नस्ल ने तो अपनी जिंदगी फोन को बना मेरे दिया ख्याल है, में लेकिन- वो चूंकि हम किताब खरीदते ही नहीं है, हमें किताब का शौक ही नहीं है, तो वो बुक फेयर वाले भी बेचारे क्या करें। असल में बुक हमारे लिए फियर बन चुकी है। हाँ, बिल्कुल। तो हम बुक फेयर नहीं, अब बुक जी, फेयर जी, बन गई है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर औकात अगर कभी, पहले तो यहाँ पर बुक फेयर उस तरह से नहीं होते, लेकिन अगर हो भी जाएं तो वहाँ पर बहुत कम गिने चुने स्टूडेंट्स की तादाद होती है। मोस्टली होते हैं वो लोग जो 40 से अबव हैं, या वो लोग जो आज भी किताब की जो नॉलेज है या इसकी पार्ट को जानते हैं। तो किस तरह से कमर ख्वाहिश साहब हम इस चीज़ को वापस लेकर आ सकते हैं? किस तरह से हम तो किताब के साथ लगाव पैदा कर सकते हैं? किस तरह से हम हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पर जो वीरानी है उसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए महविश, हम तो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ की दुनिया में अभी भी आप यूरोप की किसी ट्रेन में बैठ जाएं तो आप देखेंगे लोग बुक साथ में उठा के और उनकी बुक रीडिंग में मसरूफ हैं। तो हम लोगों ने इसको तो बिल्कुल छोड़ दिया, किताब हमारे हाथ से बिल्कुल निकल गई। और किताब आसमान से उतरी हुई चीज़ है। अगर ये इतनी अहम ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला लोगों की फलाह के लिए, इसलाह के लिए और उन्हें राह रास्त पे, हिदायत पे लाने के लिए किताबें ना उतारता। तो किताब तो एक आफाकी चीज़ है, हमें इसकी तरफ आना पड़ेगा बाहर। अगर हमने कमाल हासिल करना है, उरूज हासिल करना है, तो फिर वो किताब के जरिए ही हो सकता है। क्योंकि ये जो डिजिटल दुनिया है, ये डिजिटल दुनिया आपको सस्टेन नहीं कर सकती। वक्ती तौर पे जरूर आप चक्काचौंध में खो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन किताब का नेमुल बदल कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कहते हैं एक तहकीक के मुताबिक ये बात हुई है कि अगर हम रोज़ाना 10 मिनट भी किसी बुक को पढ़ते हैं या मुशाहिदा करते हैं तो हमारे जो जहन है वो ज़्यादा मुतहरिक होते हैं, हमारी जो फैसला साजी की जो स्किल है ये ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो किताब से मोहब्बत और किताब के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट रहना, ये यकीनन हमारी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज बल्कि लेकर आ मैं एक सकता है। बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि किताब, अगर हमें ज़िंदा रहना है, हमें अपना कल्चर ज़िंदा रखना है, हमें अपनी ज़ुबान ज़िंदा रखनी है, तो हमें किताब लिखनी भी पड़ेगी और किताब पढ़नी भी पड़ेगी। बिल्कुल। एक चीनी कोटेशन है कि इंसान को, जिंदा इंसान को मरने से पहले 2 में से एक काम ज़रूर करके जाना चाहिए। वो या एक दरख्त लगा कर जाए या एक किताब लिख कर जाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। दरख्त लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ साथ किताब लिखना या किताब पढ़ना या किताब से मोहब्बत करना आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किताब जो है वो इंसान की असल दोस्त है। इंसान को कोई भी प्रॉब्लम या मुश्किल आती है तो हम देखते हैं कि अक्सर औक़ात हमारी जो नॉलेज है वो बुक्स के ज़रिए इन्हांस होती है। अक्सर किसी मसले का हल नहीं समझ में आता तो हमें अगर कोई बुक पढ़ी हुई है तो हमें फ़ौरन से याद आता है कि हाँ, इस मसले को हम इस तरह से टैकल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप शायरी का शौक़ रखते हैं, एक अच्छा शायर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर हो सकता है ये स्किल हो, लेकिन इस स्किल को इम्प्रूव करने की, डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो तब हो सकती है जब आप अदब से मोहब्बत करेंगे, आप लिटरेचर को समझेंगे, आप रिसर्च करेंगे, उसके बाद जाके एक अच्छा शायर बनते हैं। तो यहाँ पर नासिर मुझीद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने बुक्स के हवाले से बात की, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बहुत खूबसूरत बात की थी कि या तो बुक्स लिखें या आप दरख्त लगाएं, लेकिन बुक्स लिखना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है। राइटिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में आ भी रहे हैं, अच्छा भी लिख रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप अपने करियर के आगाज़ में होते हैं आपको बहुत मसाइल आते यार हैं। ये तो बहुत आसान बात है, हम पहले ही कह चुके हैं कि किताब जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ना। जब हम कोई शेर कहते हैं तो हम ये देखते हैं, अगर उसमें कोई उलझन होती है तो हम देखें गालिब ने कैसे कहा था या मीर ने ये ख्याल या ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया था, तो वो पढ़ना पड़ेगा हमें। किताब, अच्छी किताब लिखने के लिए, मायार देखने के लिए किताबों को पढ़ना पड़ेगा ना, जो ऑलरेडी मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। वो किताबें हम पढ़ेंगे तो किताबें खुद सिखा देंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। किताब की तरफ जाएं तो सही। हमने तो किताब पढ़ना छोड़ दिया है ना, किताब ही नहीं पढ़ रहे, किताब दोस्ती खत्म कर दी। बिल्कुल, किताब दोस्ती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कमर बुखारी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप बहुत अच्छा मज़ा लिखते हैं, लेकिन मज़ा के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जब आप मज़ा या शायरी करते हैं जो आप लाजमी शामिल करते हैं, या आपको लगता है कि सोसाइटी में ये इशू है, इसे हाँ मैं अपने मजाक के ज़रिए इम्प्रूव कर सकता हूँ? देखिए, हमारे अक्सर मिजाह में आप देखें कि मियाँ बीवी के मामलात को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, क्योंकि सबसे इजी हदफ आपकी बेगम ही है, और बेगम को जितना मजाक का निशाना बनाया गया वो बड़ी ज्यादती है। वो खवातीन जो आपका घर संभाल रही हैं और उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी, आप उनके ऊपर तमस्खर और ठट्ठा और मजाक का निशाना बनाते हैं, ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। तो मैं गुरेज करता हूं कि बेगम के ऊपर ज्यादा ना लिखा जाए, उसकी सताइश भी कर देनी चाहिए। अब ये मुआशरे के अलमिये हैं कि ठीक है, बेगम के साथ आपका वक्त ज्यादा गुजरता है और घर में छोटी मोटी तकरार भी चलती रहती है, तो ये तकरार ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। दूसरा, मैं कोशिश करता हूं कि हम मजहबी मामलात को किसी भी सूरत मिजाह के मज़ामीन में ना लाएं, और फिर पॉलिटिक्स का भी खास तौर पे, क्योंकि सियासत में भी आप क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा जज्बातियत होती है, तो इनसे थोड़ा सा बचा के चलते हैं। तो मैं आजकल जो ज़्यादा लिखता हूँ वो हमारे सोशल मीडिया हो गया कि हम तनख्वाह अपनी लुटाना इजी लोडों पर और पूरा महीना फिरते रहना रोडों पर। तो हम तो यही काम कर सकते हैं कि मेरा उसको आजकल जो है ना जैज कैश कराना और उसका अपने जानों से फिर उससे ऐश कराना, तो वो ये होता है। ये हमारे आजकल के मसाइल हैं कि हम इन चीज़ों पे पूरा फोकस किए हुए हैं कि हम अपने वसाइल का धारा किधर मोड़ रहे हैं, और फिर हम रातों को जाग रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने इतना कौम को नहीं जगाया जितना आजकल जानू लोगों को जगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये जागते रहना भाइयों कहने वाले चले गए हैं। पहले चौकीदार गुजरता था, वो कहता था जागते रहना भाइयों, क्योंकि भाइयों को तो छोड़े अब तो बहनें भी जाग रही होती बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पूरी कौम जाग चुकी है। अल्लामा इकबाल खुश होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कमर बुखारी साहब, आप एक उस्ताद भी हैं, और यहाँ पर मैं आपसे ये भी चीज़ जानना चाहती हूँ कि हम बात कर रहे थे कि लिटरेचर से दूरी है, अभी हमने बात की कि अपनी राइटिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से एक अच्छा राइटर बन सकते हैं। इस हवाले से आप क्या समझ रहे हैं कि बीइंग अ टीचर आप कहाँ पर कमी महसूस कर रहे हैं? मुझे इस सिलसिले में खुशफहमी है कि हम इंशाल्लाह फिर वापस उसी अपने उरूज की तरफ आएंगे। बिल आखिर हम फिर किताब की दुनिया में आएंगे, और इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। हमें लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, हमें अदब की तरफ आना पड़ेगा, हमें अपने मशाहिर को, हमारे जो बड़े शोराए कराम थे, गालिब हैं, मीर हैं,
मोमिन हैं और इकबाल हो गए, फैज़ अहमद फैज़, फिर आगे जो अहमद फराज तक, ये सारा हमें पढ़ना पड़ेगा और फिर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो इंशाल्लाह हम एक बार फिर दोबारा उठान होगी अदब की और फिर हम लोग इस अच्छे अदब को लिखने की तरफ आ चुके होंगे। बिल्कुल, इसी तरह से रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बाद ही आपकी जो कलम है या जो आपके वर्ड्स हैं उसमें इतनी ताकत होगी कि वो असर रखेंगे। तो इसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सके अपने इंफॉर्मेशन का जो ज़ख़ीरा है उस पर करें। मैं समझती हूँ कि नॉलेज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है या एक ऐसी दौलत है जिसे जितना ज़्यादा हम बांटेंगे उतनी ज़्यादा जो है ये हमारे पास आएगी। तो नासिर मजीद साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हमने नॉलेज के हवाले से बात की, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अब मुशायरा ट्रेंड उस तरह से नहीं रहा, या वो लोग जो अच्छी शायरी कर रहे हैं वो किस तरह से अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन मुशायरे में जब जाते हैं आप बहुत सारे शायरों से मिलते हैं तो आपकी बहुत स्किल्स डेवलप होती हैं। आप मुशायरे कल्चर को किस तरह से देख रहे हैं? आजकल तो मुशायरा कल्चर ना ग्रुपिंग में बटा हुआ है। जो लोग सरकारी सतह पर, मुशायरा वो है जो सरकारी सतह पे हो रहा है और उसमें लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं, सही। तो उसमें ग्रुपिंग है कि फलां का ये दोस्त हैं, उसका वो मुशायरा करवा रहे तो यही लोग आएंगे। ठीक है। तो ये तकसीम है इनमें, शोरा में नहीं होनी चाहिए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है। ये पहले आपने बात की थी बुखारी साहब से, तो ख़वातीन के हवाले से उनका मैं उसमें एक फिक्र अपना देना चाहता हूँ कि जो मुआशरे खातून का एहतराम नहीं करते वो तरक्की नहीं करते, बिल्कुल। और वो जिंदा भी नहीं रहते उस तरह से शाहरुख के। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो वो रशियंस कहते हैं कि मज़ाहिया अदब कभी बड़ा अदब नहीं होता, और हमारे यहाँ जो मज़ाहिया लिखने वाले ये मसलन जाहिद फखरी हैं, अनवर मसूद हैं, बिल्कुल ये शायद अच्छा अदब लिख रहे होंगे, लेकिन वो आज आके फिर वही है कि कदी ते पेके जा नहीं बेगम, वो बेगम पे ही लगे हुए हैं कि उसका एहतराम नहीं करना। तो ये बुरी बात है। और ये शायरी जो है, ये वक्त आएगा, जैसे बुखारी साहब ने भी कहा कि ये चेंज तो होना है, ये जिंदा रहना है ना हमने, तो जिंदा रहने के लिए ये मस्बत तब्दीली है, यही रास्ता ही एक है, किताब की तरफ जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम किताब पढ़ेंगे फिर हमें सब कुछ पता चल जाए। बिल्कुल इसी तरह से है। वो कहते हैं ना कि एक बात का एक निचोड़ होता है, तो हमारी जो गुफ्तगू करने का पर्पज़ है या यहाँ पर हम बार बार किताब के हवाले से बात करें तो समझें ये कितनी इम्पॉर्टेंट होगी, हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती होगी। हो सकता है कि इतना बड़ा चेंज लेकर आ जाए हमारी ज़िंदगी में। तो ये जो रील्स हैं, सोशल मीडिया से आप कनेक्ट रहें, जाहिर सी बात है सोसाइटी का एक हिस्सा है, लेकिन वो हिस्सा जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा, हमें बेहतरी की तरफ भी लेकर जाएगा, तो उसके साथ कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। प्रोग्राम में बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, मज़ा भी है, लेकिन साथ ही साथ हम उन पहलुओं पे बात करें सोसाइटी के जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसपे हो सकता है कि किसी की कही हुई बात सामने वाले के दिल में घर कर जाए। और हो सकता है कि सोसाइटी में, मैं समझती हूँ कि हर एक इंसान का एक रोल होता है, उसके इर्द गिर्द एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हो सकता है कि किसी के अल्फाज आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। तो इस हवाले से प्रोग्राम में दिलचस्प गुफ्तगू भी जारी थी। तो ब्रेक पे जाने से पहले कमर बुखारी साहब, हम बात कर रहे थे कि मुशायरा कल्चर के हवाले से। मुशायरा मैं समझती हूँ अच्छी चीज़ है, जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, वहाँ पर शायर भी होते हैं, हमें हमारा जो फ़न है या जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। आज के मुशायरे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सलाहियत है? किस तरह से रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है? अच्छा, मुशायरे में नासिर मजीद साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि सरकारी सरपरस्ती में भी मुशायरे हो रहे हैं और उसमें मुशायरा कम, मुशाहरा ज़्यादा है कि आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, और फिर इसके ऊपर लॉबियां बना दी गई हैं। ठीक है। और एक मखसूस ग्रुप है जो अपने दोस्तों को लेके जाता है, बिलाशुबा वो अच्छे शायर हैं और उनको लोग सुनते हैं, उनका कलाम भी पसंद किया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि अब मुआशरे में और शायर रहे नहीं है। तो हमें इसके लिए फिर सोचना पड़ेगा कि वो मकबूल आम शोरा जो बहुत अच्छा कलाम लिख रहे हैं उसको भी उस धारे में लाया जाए। सिर्फ यही नहीं है कि एक मखसूस ग्रुप है, उन्हीं की छाप लग जाए, हर तरफ उन्हीं के मुशायरे चल रहे हों। तो ये हमारे यहाँ अभी मुशायरे का एक ऐसा कल्चर जिसमें
एक आपको हर तरह का रंग नजर आता, वो नहीं है। या तो कहीं मिजाह का मुशायरा चल रहा है या फिर एक खास मखसूस ग्रुप का चल रहा है, तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ेगी, वरना ये फीके पड़ जाएंगे एक वक्त के बाद। बिल्कुल इसी तरह से है फैसलाबाद की, क्योंकि लोग हैं ये फ़न से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, ये अदब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। यहाँ पर मुशायरे होने चाहिए, यहाँ पर हर शायर को अपनी जो खुसूसियात हैं उसे दिखाने के लिए मौका देना चाहिए। और इस तरह से ही हम बात करें ना कि शायरी को प्रमोट करना है, तो शायरी इसी तरह से प्रमोट होगी। नासिर मजीद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने किस उम्र में शायरी का आगाज़ किया था, किस तरह से आगाज़ किया था? सबसे पहले मुझे ये बताइए, स्पोर्ट थी? नहीं, स्पोर्ट तो ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरा रुझान था। मैं गालिब को, मीर को स्कूल कॉलेज के ज़माने में बहुत पढ़ा करता था, साहिर लुधियानवी को। साहिर लुधियानवी को पढ़ के मेरा दिल करता था कि यार मैं भी कुछ ऐसा कहूँ, कुछ ऐसा करूँ। लेकिन वो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने पहले अफसाना लिख दिया था। सही। फिर वो मेरे एक दोस्त थे नेमत अहमद, वो मुझसे कहा करते थे अमूमन, यार तेरी गुफ्तगू में ना शायरी होती है, तू शायरी किया कर, तू शायरी किया कर। तो मैंने फिर उसकी बात मान ली। सही। और मेरा शायर दरियाफ्त उसने किया, उस दोस्त ने। तो उसके बाद फिर शायरी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, शायरी जिंदगी है। तो फिर आप गोरखपुरी वाली बात है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर नासिर मजीद साहब एक बात या क्योंकि एक शायर की जिंदगी शेर के इर्द गिर्द घूमती है, उसके अंदाजे बयां के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपको एक शेर कहने का मौका दिया जाए और ये भी कहा जाए कि वो आपकी जिंदगी से मुताबिकत रखता होगा, तो वो क्या है? कोई एक ऐसा शेर। जहाँ के सारे मकी संग जात थे नासिर, जहाँ के सारे मकी संग जात थे नासिर, हम उस नगर में रहे और किताब लिखते रहे। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूबसूरत आपने बात की है। और ये शेर जो है ये आपकी ज़िंदगी की अक्कासी करता है, ये आपकी ज़िंदगी से मुताबिकत रखता है। और यकीनन आपकी जो गुफ्तगू में भी ये बात नज़र आई है कि इस चीज़ का ना आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की है। कमर बुखारी साहब, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि आपने किस उम्र में शायरी का आगाज़ किया? आपको सपोर्ट हासिल थी घर वालों की, या क्या था कि या किसी दोस्त ने आपके अंदर के छुपे हुए शायर को आइडेंटिफाई किया कि नहीं कमर बुखारी साहब आपके अंदर एक अच्छा शायर छुपा है? जी, शायरी मुझे जहाँ तक याद है, मैं 6ठी 7वीं जमात से मुझे जो शेर लिखने का एक सिलसिला था वो शुरू हुआ। और फिर मैं जब स्कूल में आया तो मेरे एक टीचर थे, तो वो कहते थे यार तुम इतने कम उम्र हो, तुम शायरी नहीं कर सकते होगे, तुम किसी से नकल करके लाते होगे। तो मैंने कहा आप मुझे कोई तरह मिसरा दें और मैं उस पर गज़ल लिख के लाऊंगा। तो उन्होंने एक मुझे तरह मिसरा दिया, तो मैंने उसके ऊपर वहीं बैठे गज़ल लिख दी। तो वो हमारे उर्दू के टीचर थे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे तस्लीम करना शुरू किया। तो ये अल्लाह की तरफ से अता है और ये तब से सिलसिला चल रहा है। और इसमें महविश एक बात है कि शायर जारहियत पसंद नहीं होता, उससे नर्म मिजाज होता है। अगर शायरी की तरफ लोग आ जाए ना, तो ये हमारे जो अभी मुतशद्दिदाना रवैये हैं ये ठीक हो सकते हैं। हम ये जो हमारा मुआशरे में इस वक्त अदम बर्दाश्त है, इसको कम किया जा सकता है। तो शायरी एक ऐसा मरहम है जो हम मुआशरे के जख्मों पे लगा के उसको अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है। कमर बुखारी साहब, आपसे भी मैं यही क्वेश्चन करूंगी, कोई एक ऐसा शेर जो आपकी ज़िंदगी से मुताबिकत रखता हो, अगर आपके ज़हन में अभी आ रहा है? देखिए, मैं जिंदगी एक सफ़र है और इस पे मैंने लिखा है कि हम सब मुसाफिर हैं और हमने अपनी मंजिल पे पहुंच जाना है बिलाखिर। बिल्कुल। तो मैंने लिखा है कि सफ़र दरपेश है और एक हद तक साथ देना है। सफ़र दरपेश है और एक हद तक साथ देना है, मगर तेरी मोहब्बत ने लहद तक साथ देना है। और अगरचे जिस्म अपनी दस्तरस में अब नहीं जाना, मगर तय है कि रूहों ने अबद तक साथ देना है। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात की है। और एक अंदाज़े बयां माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है। और एक आपने वाकई कहा कि इंसान की ज़िंदगी है और इंसान की ज़िंदगी का आखिर एक ना एक दिन एंड होता ही है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी का सफ़र खूबसूरत तब होता है जब इसमें अदम बर्दाश्त का जो एलिमेंट है ये ना हो, टॉलरेंस हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। और एक शायर जो है वो भी इन्हीं खसूसियात के साथ बनता है।
नासिर मजीद साहब, आपसे मैं ये बात कहना चाहूँगी या उन लोगों के लिए रहनुमाई चाहूँगी जो कि शायरी कर रहे हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से एक शेर को बयां कर सकते हैं, अंदाज़े बयां किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्या रहनुमाई फरमाना चाहेंगे आप? लोग किताब पढ़ें बस किताब मेरा तो यही है मशवरा नए आने वालों को भी और मेरे अहद के लिखने वालों के लिए भी कि वो किताब पढ़ें। किताब खुद सिखा देती है सारा कुछ, अंदाज़े बयां क्या होना चाहिए, बात को करने का सलीका क्या है, लिखना कैसे है, ये सब कुछ किताब सिखाती है। और मोहब्बत और इसार और पॉजिटिवनेस होनी चाहिए इंसान में, दूसरों को बर्दाश्त करने का हुनर आना चाहिए। बिल्कुल सही बात की आपने। और जब ये हुनर आ जाएगा तो इंशाल्लाह सोसाइटी का चेहरा भी खूबसूरत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सोसाइटी की खूबसूरती के हवाले से हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि हम अपने माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत काम करते हैं, हम बहुत अच्छे घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, और मैं समझती हूँ कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत हमें बनाने की ज़रूरत होती है वो होता है हमारा दिल, दूसरों को एम्पावर करने के लिए, दूसरों को ग्रो करने के लिए। हम देखते हैं कि हम हर कोई ग्रो, कमर बुखारी साहब ज़िंदगी में होना चाहता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने साथ दूसरों को भी ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये चीज़ क्या जिसे कहते हैं हम शायरी में भी देख रहे हैं, या शायर भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये चीज़ शायरी में भी मिसिंग है और जो शायर हैं वो भी इस चीज़ को आगे नहीं लेकर जा रहे? शायर, आज का शायर जो है ना वो एक तो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं ही हाईलाइट होता रहूं, दूसरा ना हो सके। ये हमारे अंदर एक खराबी है, ये हर सोसाइटी में होता है वैसे। दूसरी बात यह है कि हमारा शायरी का जो है ना, कहते हैं शायर मुआशरे को चार चांद लगाता है, तो आज का शायर पहले तो चंद चढ़ाने की कोशिश करता है और कम से कम कहते हैं चार चंद चढ़ा लो, मतलब फिर मैं चार चांद लगा सकूंगा मुआशरे को। और जब ये चंद चढ़ाए जाते हैं उसकी वजह से जो खराबियां होती हैं वो भी साथ ही आपके चल रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरों को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक अच्छे पॉइंट हैं, कोई भी फील्ड है, जितना जल्दी आप दूसरों को अपने साथ ग्रो करेंगे आपके लिए भी उतना ही बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया कमर बुखारी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया नासिर मजीद फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। शायरी के हवाले से बात करें, हम सोसाइटी के हवाले से बात करें, मैं समझती हूँ कि अल्फाज जो हैं वो बहुत गहरा असर रखते हैं और एक जिम्मेदारी का काम है, तो इस जिम्मेदारी के काम को बहुत अच्छे से सरअंजाम देने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।